आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं, हार्वर्ड से आप पोस्ट डॉक किए हैं, आपने ब्रायन जोसेफसन जी के साथ काम किया है। तो 22 की एज के थे जब उनको नोबेल मिला था। आपको कैसे इस डायरेक्शन में एक रुझान आया? आज पूछेंगे कि पार्टिकल क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है। आई कैन जस्ट गिव यू कुछ नंबर्स का कलेक्शन, उसको मैं फिजिकल रूप में आपको बता ही नहीं पाऊंगा। दर्शन शास्त्र का जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वो है अहंकार का नाश होना, और वही हम देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के जब चलते ये जो डेफिनेटनेस है इसका एक रूप है, कहीं ना कहीं ये ध्वस्त हो चुकी है। जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट होता है उसके बारे में कोई उत्तर है ही नहीं। आप वहाँ के वर्क कल्चर में रहे हैं, तो क्या वो लोग जब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो भारतीय दर्शनों, इंडियन फिलोसफी, क्या उनको भी पढ़ते हैं? या विचारधाराओं की राजनीति है। आचार्य जगदीश चंद्र बासु, उन्हें भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन कराया रेडियो कोहरर बोल के एपरेटस का, बट नोबेल प्राइज किसको मिला? मार्कोनी को। ओजोन शब्द ही बोस से आता है। इवन सत्येंद्रनाथ बोस's ओरिजिनल पेपर वाज नॉट एक्सेप्टेड इनिशियली। भारत में आज कितने लोग जानते हैं कि भारत में QPI AI बोल के एक कंपनी है, उन्होंने 25 क्यूबिट का एक क्वांटम कंप्यूटर हमारे बैंगलोर में है। अभी IISc बैंगलोर में 6 क्यूबिट का सिस्टम बना रखा है। IBM और गूगल की बात होगी तो वो पहले कहेंगे अरे हमें तो पता है IBM क्वांटम 1, IBM एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं ये हीन भाव तो अभी भी है हमारे अंदर। क्वांटम वर्ड तो एक ऐसा वर्ड बन गया है सोशल मीडिया पे कि आप किसी के भी सामने लगाए वो गार्निशिंग हो गई है। क्वांटम हीलिंग, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम मेडिटेशन, क्वांटम लक, ये बहुत ही एक मैजिकल चीज़ है। क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब ये इतना विचित्र चीज़ है, ये इस समान है कि मैं अगर कहूँ कि दरवाज़ा बंद है और आप दरवाजे के उस तरफ पहुँच गए बिना खोले दरवाजे को। तो स्टार ट्रेक में एक बात होती है टेलीपोर्टेशन के बारे में, राइट? यहाँ से चला गया वहाँ पे मिल गया। क्वांटम के दुनिया में वो संभव है। ये क्वांटम की दुनिया कहाँ से शुरू होती है? हम क्वांटम क्यों नहीं है? तो इस साल के नोबेल लॉरियट्स ने ये दिखाया कि बड़े स्केल पे भी टनलिंग के कुछ लक्षण हमें मिलते हैं। आप जैसा साइंटिस्ट, आप जैसा फिजिसिस्ट शिव को कैसे देखता है? मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका हाइपरवेस्ट के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे एक विशिष्ट अतिथि के साथ हम बैठ रहे हैं। हमारे मन का विषय रहता है जब भी हमारा पूरा हाइपरक्वेस्ट डेडिकेटेड है कि हम मॉडर्न साइंस से कुछ सीख पाएँ, उसी के साथ साथ हम इंडियन फिलॉसफी से सीख कर जीवन को बेहतर बना पाएँ। और रिसेंटली मैंने आपकी ये बुक पढ़ी थी, फ्रॉम शिवा टू श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर के कुछ वर्क्स को मैं पढ़ते आया हूँ। कश्मीर सैविज्म को भी मैंने प्रतिभिज्ञा हृदयम एक ग्रंथ है उसके माध्यम से पढ़ा है। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट था जिस तरह से आपने कोरिलेट किया है। फिर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं, हार्वर्ड से आप पोस्ट डॉक किए हैं। तो मेरा मन था, टीम से मैंने चर्चा की थी कि आपको बुलाया जाए और आपसे इस विषय पर चर्चा की जाए और गहरे हम थोड़ा उतरे जो शिव तत्व है। महाशिवरात्रि अभी गई है तो हमारी चर्चा उस पर हो। चर्चा को प्रारंभ करो और हम इससे पहले समझें कि किस तरह से जो हमारे भारतीय दर्शन है, जो कि कहीं ना कहीं भले बीच में कुछ समय तक ग्लोबल पटल पर इतनी चर्चा ना हुई हो, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम कॉन्शियसनेस को डिकोड कर रहे हैं या हम अल्टीमेट रियलिटी की तरफ बढ़ रही है साइंस, या एक यूनिफाइड थ्योरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब भारतीय दर्शनों की बात चर्चा शुरू होने लगी है। तो हम इससे पहले जानें कि वो क्या फील्ड्स हैं जहाँ पर हमें पैरेलल्स दिखते हैं और हम कैसे एक मॉडर्न साइंस को या फिर किस तरह से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन कर सकते हैं। आप जो इतने एक बिजी क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, आपको कैसे इस डायरेक्शन में एक रुझान आया? फर्स्ट टाइम आपको दर्शन से एक आपका साक्षात्कार हुआ और आपको लगा कि नहीं, जो मैं क्वांटम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, थेरीज पढ़ रहा हूँ, उसका कहीं ना कहीं पैरेलल हमारे दर्शनों में, स्पेशली त्रिक दर्शन या कश्मीर शैव दर्शन में है? जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सवाल जो उत्पन्न होता है ये इसलिए है क्योंकि हम पाश्चात्य जो सोच है या विचारधारा है उसमें हम इंग्लिश में एक चीज़ है साइलोज कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम सिर्फ जो
हमारा जो रिसर्च है या जो हमारा खोज है उसे हम आइदर साइंस कह देते हैं या हम फिलॉसफी कह देते हैं या अध्यात्म कह देते हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि फिज़िक्स भी जो है वो मूलतः एक तरह से भौतिकी के विषय में हम फाउंडेशनल जो क्वेश्चंस हैं इसके विषय में हम बातचीत करते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम दार्शनिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, तो दर्शन का मतलब ही है कि हम किसी चीज़ का दर्शन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को व्यू कर रहे हैं, उसका एक पर्सपेक्टिव बना रहे हैं। तो ये जो डिवीज़न है कि ये दर्शन है और ये विज्ञान है, मैं इस डिवीज़न को मानता ही नहीं हूँ, राइट। मुझे ये डिवीज़न बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। तो हम जब दर्शन की बात करते हैं तो अध्यात्म की बात होती है, हमारे तत्व मीमांसा की बात होती है, बहुत सारे पहलू हैं उसके। और विज्ञान की जब बात होती है तो हम उसको मूल प्रकृति के संदर्भ में बात करते हैं। पर कहीं ना कहीं उन दोनों में काफ़ी सारी प्रतिध्वनियाँ भी हैं। जैसे कि आपने जैसे पूछा कि त्रिकशैव दर्शन और क्वांटम फिज़िक्स में क्या समानताएं हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम आधुनिक विज्ञान के इतिहास के बारे में सोचें और कैसे वो न्यूटोनियन फिज़िक्स से होते होते आइंस्टाइन के तरफ या अभी के संदर्भ में कैसे आया, तो मैं ये कहूँगा कि एक शब्द है, मैंने आपसे पहले भी ये थोड़ी सी चर्चा की थी, अपरमवाद। अपरमवाद माने इंग्लिश में हम कहेंगे नॉन एब्सोल्यूटिज्म, माने कोई भी चीज़ बाय इटसेल्फ फाइनल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। उसमें फाइनलिटी जो है, हम जब कहते हैं ना कि हमें पता है कि प्रकृति में ये चीज़ ऐसा ही है, राइट, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये अहंकार के भाव से उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम इतिहास को देखते हैं, हम विज्ञान के इतिहास को देखते हैं, तो यही चीज़ धीरे 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 करके ध्वस्त होते आया है। तो हम अगर न्यूटन के जो फिज़िक्स की बात करें, वहाँ पे स्पेस और टाइम की बात होती है, और हम कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही समय का माप, एक तरह से कह सकते हैं, या घड़ी, एक यूनिवर्सल क्लॉक है। तो जब हम आइंस्टाइन के वहाँ पे समय में आते हैं तो आइंस्टाइन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो अगर आप सपोज़ चल रहे हैं और मैं यहाँ पे स्थिर हूँ, तो हम दोनों के समय का जो आंकलन है, जो हमारा मापने का तरीका है या माप भी जो आएगा, वो शायद एक समान ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने कुछ चीज़ को एक साथ होते हुए देखा और मैंने उन दोनों चीज़ों को ही एक के बाद एक होते हुए देखा, राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक तरह से एब्सोल्यूटिज्म ऑफ स्पेस टाइम की जब बात होती है उसको भी ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ा। फिर हम बात करते हैं कि ये जो हम कण की बात करते हैं या अणु परमाणु की बात करते हैं, हम तरंगों की बात करते हैं, फिज़िक्स में ये सभी चीज़ों की बात होती आई है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें भी डिवीज़न कर देते हैं कि हमारे लिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो कण है, हमारे लिए लाइट जो है, प्रकाश है, वो वेव लाइक टेंडेंसी है। पर जब 20वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभ में ये प्रश्न उठाया गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो हम कण मानते हैं वो शायद तरंग भी है, और जो तरंग है वो शायद कण के भी उसमें स्वरूप कुछ हो, राइट। तो और ये क्यों आया, ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शोध कार्य हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी बोल के एक चीज़ है जो कि प्रकाश के साथ जुड़ा है, कि प्रकाश में किस प्रकार की एनर्जी, जो स्पेक्ट्रम हम कहते हैं, वो कैसे निकल के आता है। तो उसको देखते हुए लोगों ने ये प्रश्न पूछने शुरू किए। और मैं इसमें एक कोटेशन है, किसी ने एक चीज़ बोली थी जो मुझे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, कि माइकलसन बोल के एक हमारे वैज्ञानिक थे, माइकलसन। माइकलसन ने एक्चुअली आइंस्टाइन का जो थ्योरी है उसको प्रूव किया एक तरह से। पहले पाश्चात्य सोच में ईथर का एक शब्द जो है, ईथर माने एक ऐसा एक द्रव्य जो हर जगह है, हमारे ब्रह्मांड में है, और वो थोड़ा सा एक लिक्विड जैसा एक द्रव्य है, और उसको नकारा गया आइंस्टाइन के थ्रू। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई द्रव्य नहीं है। तो माइकलसन ने उसी का शोध कार्य एक्सपेरिमेंटल तौर से किया था। पर 1894 में उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताया, जिससे हमें वो अहंकार का जो भाव है वो दिखता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी खोजने को था, मतलब जो हम भौतिकी में हम खोज सकते थे, वो सब हमने ढूंढ लिया है, वो ऑलरेडी हम जान चुके हैं, इसके आगे कुछ जानने को ज़्यादा है नहीं।
और सिर्फ उनके शब्दों में कहा गया है कि वी ओनली हैव टू फाइंड द 6th डेसिमल पॉइंट का एप्लीकेशन, माने 6th डेसिमल प्लेस तक अगर आप उसको कैलकुलेशन बेहतर करें तो आपके पास सब कुछ मिल जाएगा। वो था एक समय। उसके एक दशक बाद, 11 साल बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 शोध कार्य प्रकाशित किए, जिसको हम द बिग फोर कहते हैं। और उस साल को लैटिन में एनुस मिरेबिलिस कहा जाता है, ईयर ऑफ मिरेकल्स। मतलब वो मतलब इतने विचित्र चीज़ थे क्योंकि उसने वो जो शोध कार्य थे उसने 400 साल के जो फिजिक्स को या भौतिकी विज्ञान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने एक काम जो था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जिस पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो उसमें ये दिखा गया कि अगर हम प्रकाश को डालते हैं मेटल के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ हो सकता है। और उसके वजह से जो पहले का जो सोच था कि लाइट इज़ मेड ऑफ तरंगों से बना है प्रकाश, वो कहीं ना कहीं नकार दिया गया इस शोध कार्य के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ। तो एक तो उन्होंने वो कार्य सामने रखा, अपना जो शोध कार्य जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। दूसरा काम था उनका रिलेटिविटी पे के ऊपर, जहाँ पे मैंने अभी जैसे कहा कि स्पेस टाइम का जो एक तरह से कॉन्सेप्शन है वो ही ध्वस्त हो गया इन अ बिग वे। तो मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि दर्शन शास्त्र का जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, और सनातन धर्म में भी वो पहलू है, वो है अहंकार का नाश होना। और वही हम देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के जब चलते ऐसे बहुत सारे इंट्यूशंस होते हैं, हम इंट्यूशंस कहते हैं, जो कि हम मान लेते हैं उस चीज़ को। जैसे कि एक उदाहरण के लिए अगर मैं वही कण और तरंग की बात करें तो कण कण है और तरंग तरंग है। अब मैं अगर कहूँ कि इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी है, इसको समझ पाना बहुत कठिन है। फिर अगर मैं कहूँ कि आपके मापन से अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसके वजह से जो यथार्थ है वो एक तरीके से उससे परिभाषित होता है, आपके देखने से, आपके मापन से वो परिभाषित होता है। वो भी बहुत बड़ा विचित्र सा चीज़ है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये जो हम टेबल है, ये कलर इसका ब्राउन है, हम देख ही रहे हैं ब्राउन है, पर अगर मैं कहूँ कि ये काला भी है, पीला भी है, नीला भी है और हरा भी है, जब तक मैं इसे माप ना लूँ, इसको देख ना लूँ, और फिर वो एक रंग को लेके उसी रंग में रहता है, राइट। ये जो चीज़ है ये बड़ा ही अजीब सा चीज़ है कि इसको समझना बहुत कठिन है, राइट। पर क्वांटम के दुनिया में, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में हम कहते हैं कि एवरीथिंग हैज़ प्रोबेबिलिटीज़, राइट। उसमें एक संभावनाएं हैं, राइट। वो अलग अलग स्टेट्स में हो सकती हैं, और वो जब तक आप मापन नहीं करते हैं उस सिस्टम का, तब तक वो उन संभावनाओं में रह सकती हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी, ये एक तरह से उस लेवल पे ले गई चीज़ों को, जो कि बहुत फाउंडेशनल है, जहाँ पे ये जो डेफिनेटनेस है, राइट, जो हम एक तरह से परमवाद की बात कर रहे थे कि हमें पता है, इसका एक रूप है, ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये ध्वस्त हो चुकी है। और अगर आप मुझे आज पूछेंगे कि पार्टिकल क्या है, राइट, कण क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, तो मैं कहूँगा कि वो सिर्फ एक गणित के माध्यम से, मैथमेटिकली आई कैन जस्ट गिव यू कुछ नंबर्स का कलेक्शन, राइट। उसको मैं फिजिकल रूप में आपको बता ही नहीं पाऊँगा, दिखा भी नहीं पाएंगे। उसका अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ, कैसे चल रहा है वो चीज़, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट होता है, उसके बारे में कोई उत्तर है ही नहीं। हम कहते हैं कि उसकी एक संभावना है कि वो एक क्षेत्र में हमें मिल सकता है एक समय में, उसके अलावा मैं एग्जैक्टली कैसे वे में मूव कर रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये सब चीज़ें जो है, मैं कहूँगा यही प्रतिध्वनियाँ कहीं ना कहीं मैं जब काम कर रहा था, मैं पीएचडी के बाद भी इसी में चलते चलते लक्ष्मण जू जी हैं, और यहाँ पे लालेश्वरी जी, आपने शायद सुना हो, वो कवि थी और कश्मीरी कवि रही हैं। तो उनके बहुत सारे ऐसे लेख मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे रचनाएं हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, आपने ये गाना सुना होगा हुक्कस बुक्कस बोल के गाना है, जो कि आई थिंक कश्मीर फाइल्स में भी इसका प्रयोग हुआ था, और काफ़ी सारे जगहों में इसका प्रयोग हुआ है, हुक्कस बुक्कस। और ये वैसे तो बच्चों को सुनाया जाता है, मतलब जैसे एक लोरी की तरह सुनाया जाता है। तो ये हुक्कस बुक्कस जो है, जो कि अभी हम भूल गए हैं कि उसका मतलब ओरिजिन क्या था। हुक्कस बुक्कस एक्चुअली में एक कश्मीरी शैव क्रिएशन है। वाह। क्योंकि उसमें क्या कहा गया है, हुक्कस पुक्कस का मतलब ही है हु एम आई, मैं कौन हूँ और आप कौन है, राइट। इससे शुरू होता है ये गाना।
राइट। और अगर इन हम दोनों में ईश्वर है तो वो ईश्वर क्या है, ये है गाना। और ये बच्चों को लोरी की तरह सुनाया जाता है, राइट। पर इसका जो संदर्भ है, इसकी जो परिभाषा है, ये तो सब लोग इतना नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आएंगे, आई एम श्योर कि कश्मीर की जो एक परंपरा है, कश्मीर की जो एक सांस्कृतिक धरोहर जो भी रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए। और हम एक तरह से कश्मीर को भौगोलिक तौर से देखें तो एक तरह से हमारे ताज हम कहते हैं, मुकुट हमारे देश के लिए, भारत के लिए। और वो सच में सांस्कृतिक तौर से भी और बौद्धिक तौर से भी और आध्यात्मिक तौर से भी हमारे लिए मुकुट की तरह ही रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं वही हमें रिक्लेम करना है। आपने जब बताया, अभी शुरू किया, तो आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हम रिक्लेम कर रहे हैं, हम अपने चीज़ों को फिर से जान पा रहे हैं, पहचान रहे हैं। वही चीज़ कश्मीर के संदर्भ में भी हमें जानना चाहिए। और ये पुस्तक जो है, ये मेरा एक बहुत ही छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन अब तक कह सकते हैं कि उस और अगर हम कर पाए तो जी। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस में हम अभी उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहाँ पर चीज़ें मैथमेटिकल एंटिटी की तरह समझी जा रही हैं। और पैरेलल्स की हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के साथ भारतीय दर्शनों की, तो सबसे पहला पैरेलल जो दर्शकों को यहाँ से सीखना चाहिए कि जहाँ हमारे भारतीय दर्शन, चाहे वो योग सूत्र हो, चाहे न्याय में जाएं, चाहे हम वेदांत की ही बात करें, कि आप जब अपना ईगो छोड़ेंगे तभी सत्य तक पहुँचेंगे। और वही हुआ कि जो हमारा क्लासिकल वर्ल्ड व्यू है उसको जब ध्वस्त हमने किया, तभी हम क्वांटम पर पहुंचे। जी, जैसे कि आपके इसी सोच को मैं अगर थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो इसमें तरंग और कर्ण की जो बात होती है, आज के संदर्भ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं ये देखने के लिए कि असल में है क्या वो चीज़। और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक लेवल पे आके हम रुक गए हैं अभी। तो अभी जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो यूनिफाइड थ्योरी ऑफ फिज़िक्स की बात होती है। वो एक ऐसा फील्ड की बात होती है जो कि हर फोर्स के बारे में हमें बता पाए, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए। पर वहीं पे जाके हम कहीं रुक गए हैं, क्योंकि 3 जो फोर्सेस हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो कहीं ना कहीं ग्रेविटी के साथ अभी भी यूनिफाई नहीं हुए हैं। और जो भी थ्योरीज अभी दिए गए हैं वो मैथमेटिकल है, उसमें अभी भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो इन अ वे मैं इसको इस वे में देखता हूँ कि इट इज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। ये आपने जो जैसे कहा, राइट, कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि यूनिफाइड फील्ड है ही नहीं हमारे प्रकृति के संदर्भ में, राइट। जैसे कि स्टीवन हॉकिंग ने अपने पुस्तक में द ग्रैंड डिज़ाइन में इसके बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि 5 ऐसे अगर थ्योरीज, उनके 5 थ्योरीज माने स्ट्रिंग थ्योरी के 5 एक्सटेंशंस की बात होती है, तो वो 5 थ्योरीज अलग अलग वेज में प्रकृति के बारे में बताती हैं हमें। पर वो पाँचों के पाँचों अलग हैं, कहीं ना कहीं वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनका एक मैच एक तरह से होता है, पर वो एक साथ उनको यूनिफाई करना, एक साथ उनको एकजुट समानता में, समान स्तर पे ले आना, वो शायद संभव ही नहीं है, राइट। तो हम ये इस दिशा में, और ये स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं, तो यहीं पे मैं कहूँगा कि दार्शनिक तरीके से अगर हम इस चीज़ को देखें, तो अगर मैं कहूँ कि ब्राह्मण को आप परिभाषित कीजिए, राइट, आपको पैरामीटर्स के हिसाब से या कोई भी ऐसा एक वेरिएबल के हिसाब से, तो वो संभव ही नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण की बात हम कहते हैं अनिर्वचनीय, जो कि वाक्य में या कथन में वो परिभाषित ही ना हो पाए, राइट। उसमें निर्गुण है, वो सगुण भी है। अब ये विरुद्धाभास जो है, पोलैरिटीज, ऑपोजिट्स, ये दोनों ही इसमें है, ये कैसे संभव है? अगर आप फिर ऋग्वेद में जाते हैं, ऋग्वेद में नासद्य सूक्त की बात होती है, तब भी हम जब कहते हैं कि जो ईश्वर के बात होती है या ब्रह्मन की जब बात होती है, सो दैट विच लाइज बियॉन्ड एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, राइट। जी। तो उसकी जब बात होती है तो हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं, उस लेवल की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल प्लेसमेंट है या रेजोनेंस है, हमें दोनों जगह में दिख रही हैं, राइट। पर अगर हम बहुत ही रैशनल, लॉजिकल, वेस्टर्न वे में चले चीज़ों को, जैसे देखते आए हैं पहले बिफोर 20th सेंचुरी, तो वो संभव नहीं है उसमें। और जैसे अभी आपने कहा कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, तो मैं पहले ये क्वेश्चन करता था बहुत से लोगों से कि जो चीज़ अनिर्वचनीय है, अकल्पनीय है, तो आप मानी क्यों रहे हैं वो है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने ऐसे ही बोला कि ठीक है, ये जैसे कॉफ़ी है तो मैं इसको पीता हूँ या आप पीते हैं, अब आप इसका टेस्ट बताइए। तो मैं बता ही नहीं पाया। तो कॉफ़ी का टेस्ट ना बता पाना अनिर्वचनीयता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉफ़ी नहीं है। बिल्कुल। तो और इसमें एक और जो इतिहास में हम देखते हैं, जब हम शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं, जब वो बौद्ध धर्म के जो बड़े वो उस समय के थे, उनके साथ जब वाद विवाद होते थे
पूर्व पक्ष जो भी होते थे उस समय ये बात आई जो आपने अभी बताया कि ब्राह्मण अगर अनिर्वचनीय है और अगर उसमें हम उसके बारे में जान नहीं पाते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो क्या वो है भी या नहीं, राइट? तो फिर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ये जो प्रश्न किया ये किसने किया, ये किसने किया, राइट? अगर आप सच में कुछ नहीं है, आप में भी कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं एजेंसी की बात होती है इंग्लिश में, एजेंसी, राइट? ये एजेंसी कौन एक्सरसाइज कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे आके ही अभी हम फिजिक्स की जब बात, क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी जो मापन कर रहा है और जिस वे में कर रहा है उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट है या जो पहलू है किसी चीज़ का वो परिभाषित होता है। जैसे कि मैंने जो कण तरंग की बात करी, लाइट इज बोथ अ पार्टिकल एंड अ वेव, वो कण भी है वो तरंग भी है। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कण रूपी स्वरूप हमें मिल जाएगा। अगर हम इंटरफेरोमेट्री करेंगे या फिर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो भी है उसमें हमें वेव लाइक टेंडेंसी मिल जाएगा। तो अब एक तरह से ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, संदर्भ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से जो सिस्टम है अपना पहलू जो है, अपना जो स्वभाव है वो दिखा रहा है, राइट? तो ये बड़ा विचित्र सा चीज़ है और यही हमें क्वांटम फिजिक्स में दिखने को मिलता है। आपने अभी एजेंसी की बात की और आप एआई पर भी रिसर्च करते हैं जी। अभी रिसेंटली एक रील बहुत वायरल हुई जिसमें दिखा रहे थे कि जो एआई चैट बॉट्स हैं या बॉट्स हैं वो अपना एक ग्रुप बना लिए हैं और वो अपने अपने ह्यूमंस की बातें कर रहे हैं। तो टीम में भी डिस्कशन हो रहा था, बहुत से लोगों ने रील बना दी कि अब तो बहुत खतरनाक दिन आ गए हैं, ये ह्यूमंस को जज कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन की समझ है तो आप इतना बोल सकते हैं कि एजेंसी क्या है। अभी भी एजेंसी बॉट्स में नहीं है। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि इतना भी जो हम सोच रहे हैं कि बॉट्स या फिर एआई कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि उसका संकल्प या उसकी इंटेंशन या उसकी एजेंसी अगर एज लॉन्ग एज वो ह्यूमन से ही आ रही है तो अभी वो बात नहीं है। और आपने भी शायद ये, आप बताइएगा ये आपका व्यू है कि नहीं कि एजेंसी, मुझे नहीं लगता है कि एआई अपने आप से बना पाए। तो अभी जैसे एआई की दुनिया में एक वर्ड है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, AGI का माने है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह, हमारे मानवता की तरह अगर वो सोच पाए, अगर वो क्रिएट कर पाए किसी चीज़ को उत्पन्न कर पाए बिना ट्रेनिंग के। हम जब एआई की बात करते हैं तो हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, माने हम कुछ डेटा लेते हैं और उसके ऊपर हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं, हम एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करके मॉडल क्रिएट करते हैं और उसके साथ हम प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, आगे का जो भी है वो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। पर ऐसा क्या संभव है कि हम वो मॉडल क्रिएशन जो है, वो जो पैटर्न फॉर्मेशन, मॉडल क्रिएशन, उसको बाईपास करते हुए, राइट? जब हम जैसे साहित्य की बात करते हैं या इवन हम कला की बात करते हैं तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो हम पहले के संदर्भ में उस चीज़ को हमेशा परिभाषित नहीं करते हैं। जैसे ऐसे बहुत बार इनोवेशंस होते हैं साहित्य में भी कि एक नए रूप के, एक नए वे में हम चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया हमने, सपोज, राइट? जैसे एक पाश्चात्य उसमें मैजिक रियलिज्म की बात होती है। मैजिक रियलिज्म माने ऐसे विचित्र वे में हम चीज़ों को बताएं कि वो ऐसा लगे कि वो मैजिकल है, वो फैंटेसी है, राइट? पर वो है असल में रियलिस्टिक चीज़ें ही, राइट? तब इसके बारे में अगर आप पीछे देखें, मतलब पहले इसके बारे में जाने की कोशिश करें तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा शायद, राइट? तो ये जो नॉन लीनियर चीज़ है, जो एक जंप है कि पहले नहीं था और सडनली आ गया, तो इसमें कहीं ना कहीं हम एक तरह से सृजनात्मक जो पहलू है, जो एक तरह से क्रिएटिव एलिमेंट है, ये इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट या डेटा। ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग का कुछ एस्पेक्ट इतना भी नहीं है, राइट? तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि एआई हो गया या मशीन हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, क्या ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, माने ये जो सृजनात्मक तौर से क्रिएटिव वे में काम क्या कर सकते हैं या नहीं, राइट? और यहीं पे आके हम कहीं ना कहीं रुक गए हैं। और दर्शकों को अगर एजेंसी इंटेंशन ना समझ में आए तो पर्पस, अगर एआई कुछ कर रहा है या रोबोट कुछ कर रहा है और उसका पर्पस है जी, वो आना भी बहुत पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और इसी में कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस की जब बात आती है, और यही हम इसमें चर्चा करेंगे कि चित्त, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ें एक नहीं है। चित्त इज
नॉट कॉन्शियसनेस इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, राइट। और ये सबसे मूलभूत, सबसे जो प्रारंभिक भी है और प्राथमिक भी है, सबसे महत्वपूर्ण भी है कि हम हमेशा सोचते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कॉन्शियसनेस की जब बात होती है वेस्ट में, वही उसी की बात अद्वैत में या त्रिक शैव दर्शन में या अलग दार्शनिक परंपराओं में उसकी बात नहीं हो रही है, राइट। तो ये जो डिफरेंस है, जब ये हम समझने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम हमेशा ये ब्राउनी पॉइंट्स कहते हैं ना कि हम पाश्चात्य समाज के विचारधारा के तरीके से सोचने के लिए विवश तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, ये बहुत बार हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है, वो हम करना है, हमें बंद करना चाहिए। एक्चुअली ट्रांसलेशंस में जो गलतियां हुई कि हमने सच्चिदानंद में वो कॉन्शियसनेस को ले लिया है, तो उससे मैंने भी एक एपिसोड किया और वहाँ पर पूरा समझाया कि किस तरह से कॉन्शियसनेस जो वेस्टर्न मॉडल है वो कॉन्शियसनेस आत्मा या चित्त नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हाइपरक्वेस्ट पर मैं कुछ वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं, स्पेशली जो न्यूरोसाइंस कॉन्शियसनेस पर काम कर रहे हैं, उनको भारतीय दर्शन से जोड़ा जाए, या मैं नहीं जोड़ सकता हूँ तो एटलीस्ट चर्चा के दौरान उनके माइंड में कुछ सीड हम डाल सकते हैं। तो चूँकि आप कैम्ब्रिज से हैं, पढ़े हैं, हार्वर्ड से पढ़े हैं, आपने ब्रायन जोसेफसन जी के साथ काम किया है। वो तो 22 की एज के थे जब क्वांटम टनलिंग के लिए उनको नोबेल मिला था। अभी वो कॉन्शियसनेस जैसे सब्जेक्ट पर काम करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप वहाँ के वर्क कल्चर में रहे हैं, तो क्या वो लोग जब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो भारतीय दर्शनों, इंडियन फिलोसफी या चाइनीज फिलोसफी, जो ईस्टर्न फिलोसफीज हैं, क्या उनको भी पढ़ते हैं या उनको आउटडेटेड समझकर? जी। तो इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। तो इसमें दो पहलू है, मैं पहले पहलू से शुरू करूँगा कि एक तो है विचारधाराओं की राजनीति। एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये, मैं हमेशा ये मानता हूँ। वहाँ पे लोग डेफिनेटली इस दिशा में गंभीर तौर से सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय परंपरा के लिए या फिर जो हमारे पूर्व में जो भी परंपराएं आई हैं उसके और एक तरह से क्यूरियस है, उनको जानना है उसके बारे में। तो ब्रायन जोसेफसन जी, उनका जो मेरा काम उनके साथ रहा है वो नॉन लीनियर डायनेमिक्स पे रहा है, जो कि एक फिजिक्स का ही पहलू है। नॉन लीनियर माने, लीनियर माने जो एक क्या कहें उसे, लाइन में चलता है, जो एक रेखा के तौर से चलता है, सीधा चलता है। पर ऐसे भी बहुत सारे ब्रह्मांड में चीज़ें हैं जो कि रेखा के तरह से नहीं चलते हैं, वो थोड़ा सा जंप, जो हम कहते हैं ना छलांग, मतलब छलांग लगाता है सडनली, राइट। वो एक रेखांकित रूप से नहीं, वो बीच बीच में थोड़ा सा एब्रप्ट चेंजेस होती रहते हैं, राइट। तो वो नॉन लीनियर डायनेमिक्स के अंतर्गत उसको माना जाता है। तो उनका एक जो रुचि का विषय है वो है भारतीय परंपरागत जो सोच है। उन्होंने पहले महर्षि महेश योगी जी के साथ भी उनका संपर्क रहा है पहले। तो पर कहीं ना कहीं उनके इस पहलू के वजह से उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है। और ये मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा विवादास्पद बात हो जाती है फिर। पर कुछ चीज़ों में उनको विरोध इन अ पब्लिक वे में भी उन्हें फेस करना पड़ा है। और यही जो चीज़ है, मुझे फर्स्ट हैंड समझ में आया कि आप चाहे कितना भी सुंदर थ्योरी क्यों ना हो, गेट कीपर सिंड्रोम जो है वो ये है कि जैसे हम किसी भी वेन्यू में जब जाते हैं, राइट, पहले के ज़माने में जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे तो वो कहते हैं भारतीय एंड पशु अलाउड नहीं है। मैं वैसे तो वो कुत्ते की बात करते थे, बट दे यूज्ड टू से कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, राइट। तो वो गेट कीपर डिसाइड करता था कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, राइट। कहीं ना कहीं अभी भी, चाहे वो फिजिकल रूप से वो चीज़ नहीं है, थैंकफुली, राइट, मैं भी इंग्लैंड में रहा हूँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी है पर इतना बुरा हाल नहीं है। पर ये और सूक्ष्म रूप से दिखाई पड़ता है, मेंटली इंटेलेक्चुअली दिखाई पड़ता है कि कौन अंदर जाएगा, किसको ज़्यादा क्या कहें उसे कवरेज फुटेज मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया, जैसे कि डेविड चामर्स हैं, तो वो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस पर बहुत सीरियस न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। कहीं ना कहीं वो भी उस पर आ रहे हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से इमर्जेंट प्रॉपर्टी उस तरह से नहीं है, कॉन्शियसनेस भी फंडामेंटल हो सकती है। उन्होंने स्वामी सरप्रियानंद जी के साथ भी एक पॉडकास्ट किया था। लेकिन उसके बाद मुझे जब और इंटरेस्ट आया उनके वर्क्स में, उनकी बुक्स में, उसके बाद मैंने नील डिग्रेस टाइसन के साथ उनका पॉडकास्ट देखा था। तो उस पॉडकास्ट में मुझे पता चला वो पूरे बैकफुट पे थे।
मैं नील डिग्रीस टाइसन जी का यहाँ पर क्रिटिक नहीं कर रहा जी। हूँ, बट जिस तरह से वहाँ पर वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, इट शोड कि अभी भी यूएस में वो ओपननेस नहीं है, थोड़ा सा रिजर्वेशन है और इसलिए वहाँ पर वो ज़्यादा बोले भी नहीं। जी। और मैं एक उदाहरण यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि आचार्य जगदीश चंद्र बासु हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रहे हैं इतिहास में, पर आपके व्यूअर्स के लिए ये शायद बहुत लोग जानते हैं, शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक समय ऐसा आया था जब उनके पेपर्स पब्लिकेशन जर्नल्स में एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे थे, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण योगदान क्यों ना रहे हो वैज्ञानिक तौर से, जस्ट बिकॉज ही वाज नॉन वाइट। नॉट ओनली दैट, उनका एक थिंकिंग था। जैसे हम जानते हैं जगदीश चंद्र बसु का ये था कि ही वांटेड टू सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंशियंस माने कैसे रिस्पॉन्स करते हैं टू थिंग्स, लाइक इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, राइट, हम जब बुद्धि की बात करते हैं या कॉन्शियसनेस की, तो वो थोड़ा और फंडामेंटल लेवल पे हो जाता है, बट इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो हाउ डू थिंग्स रिएक्ट, राइट। कोई अगर आपके ऊपर कोई एक चीज़ किया जा रहा है, स्टिमुलस एक डाला जा रहा है, तो आप उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करोगे उस पर, राइट। तो इसी चीज़ को उन्होंने मेटल में भी देखा कि एक अगर आप मेटालिक चीज़ को लेंगे और उसमें आप स्ट्रेस मतलब एक उसको खींचेंगे, सपोज आप उसको खींचने लगे, तो उसमें भी एक ऐसा समय आएगा जो वो खींचते खींचते वो फिर रिकवर नहीं हो पाता है, उसे हम फैटीग कहते हैं, फैटीग, राइट। तो वैसे ही उन्होंने जो हमारे प्लांट्स हैं, राइट, हमारे जो अलग अलग वो है, तो उसमें भी उन्होंने देखा कि लाइट के तरफ या ऑक्सीजन के लिए या अलग अलग स्टिमुलस के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं उन सब स्टिमुलस के लिए। तो उनका ये था कि सेंशियंस, जो हम वेदांत में भी देखते हैं कि हर जगह हमारे यहाँ पे चित्त की बात होती है, राइट। इवन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, राइट, जो कि जिसमें जान हम नहीं कहते हैं कि जैसे मेज हो गया, राइट, पेपर हो गया। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि चित्त चैतन्य है, तो इस वेस्टर्न फिलोसोफर बोलेंगे कि आपको क्या हो गया है, बात नहीं कर रहा है, बात ही नहीं, वो अनुभव को कॉन्शियसनेस, हाँ, तो वो अनुभव को कॉन्शियसनेस मानते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु ने कहीं ना कहीं इसको एक आधुनिक वैज्ञानिक तौर से देखने की कोशिश की और उन्हें उस पर काफ़ी विरोध हुआ। इनफैक्ट ये सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद जी के साथ जुड़ी थी, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करके उनके लेखों को पुस्तक के तौर से प्रकाशित करवाया, राइट। इतना बुरा हाल था, इतना विरोध, राइट। और आपको शायद पता हो कि वो रेडियो की जब बात होती है, तो आचार्य जगदीश चंद्र बसु 1900s में, अर्ली 1900s में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन कराया रेडियो कोहरर बोल के एक एपरेटस का, बट नोबेल प्राइज किसको मिला? मार्कोनी को, राइट। उन्होंने उसी चीज़ को एक तरह से डेवलप और किया, डेफिनेटली ही उनका योगदान हम नकार नहीं सकते हैं, पर जो ओरिजिनल जो काम रहा था, राइट। इवन सत्येंद्रनाथ बसु की हम जब बात करते हैं, हम आजकल बात करते हैं हिग्स बोसॉन की। हिग्स बोसॉन काफ़ी प्रचलित है और न्यूज़ में काफ़ी रहा है रिसेंटली। उसको हम कहते हैं गॉड पार्टिकल। उसका भी एक बड़ा विचित्र सा एक कहानी उसके पीछे है कि एक्चुअली में वो गॉड पार्टिकल कभी बोला ही नहीं गया था उसे। 1993 में एक पुस्तक निकली जो कि मैं लेखक का नाम भूल रहा हूँ, बट उन्होंने एक पुस्तक लिख रहे थे हिग्स बोसॉन के ऊपर। अब हिग्स बोसॉन जो है वो बहुत ही विचित्र सा एक पार्टिकल है, तो उसके बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी के पार्टिकल से बहुत अलग है। तो उन्होंने कहा कि व्हाट अ गॉड डैम पार्टिकल, राइट, क्या विचित्र सा पार्टिकल है गॉड डैम। हाँ, तो पब्लिशर ने कहा कि नहीं, गॉड डैम मार्केट में बिकेगा नहीं, गॉड डैम पार्टिकल नहीं बिकेगा, तो उन्होंने उसको काट के गॉड पार्टिकल कर दिया। तो वो पुस्तक के वजह से गॉड पार्टिकल कहा जाता है। अब हिग्स बोसॉन जो है या बोसॉन जो है, जो कि फोर्सेस को मीडिएट करते हैं, जो फोर्सेस को लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गए, बोसॉन शब्द ही बोस से आता है, राइट। और आपको जान के ये बहुत ही हैरानी होगी कि इवन सत्येंद्रनाथ बोस's ओरिजिनल पेपर was not accepted initially, राइट। उन्होंने आइंस्टाइन को चिट्ठी लिखा, राइट। आइंस्टाइन ने उस पेपर को जर्मन में ट्रांसलेट किया, फिर फॉर्टस्क्रिफ्ट डर जो भी उनका वो जो जर्नल है उसमें सबमिट हुआ, फिर जाके बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ये सब बने, राइट। तो इतिहास में भी, फेयरली रीसेंट इतिहास में भी हम देखते हैं कि कितना ऑपोजिशन कहिए, नॉन लिनियरिटीज़ कहिए, राजनीति कहिए, जो भी कहना है, ये रहे हैं।
राइट, और इनको हम नकार नहीं सकते हैं। जी, जो बंगाल में जो उस समय लोग हुए जी, और जो मुझे लग रहा है मेंटरशिप दी आचार्य जगदीश चंद्र बसु जी ने, कि आगे सत्येंद्र नाथ बोस और उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र रॉय, बिल्कुल, और इतने लोग, कभी कभी तो ऐसा लगता है भारत में अगर फिजिक्स का रेवोल्यूशन हुआ है तो बंगाल की ही भूमि से हुआ है। इनफैक्ट आपको मैं चाहूँगा कि अगर आप संभव हो, एक फोटोग्राफ है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वहाँ से, तो आधुनिक विज्ञान के अगर हम बात करें तो सॉल्वे कॉन्फ्रेंस बोल के एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1927 में। तो सॉल्वे में हर साल होता था ये, 1927 से 1935 तक नील्स बोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में बहुत विवाद हुआ कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स में सच में क्या ये संभावनाओं का वो है, या इसमें सच में कोई सर्टेनिटी एस्पेक्ट है भी या नहीं, राइट। तो 1927 वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका एक फोटोग्राफ है जो पब्लिकली अवेलेबल है, एंड उसमें मे बी 10 से 15 लोग नोबेल लॉरियट्स हैं उसमें, सब दिग्गज जो भी थे, आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, बोर, श्रोडिंगर, सब थे उसमें। अब भारत में हमारे कितने 70-75 साल हो गए हैं, हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर कहीं ना कहीं फिर भी बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। क्यों मैं कह रहा हूँ इस संदर्भ में, हमें ये नहीं पता है कि सॉल्वे कॉन्फ्रेंस वाले फोटो की तरह ही भारत में भी एक ऐसा फोटो खींचा गया था, राइट। उस फोटो को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के शायद 10 लोग थे उस फोटोग्राफ में, आप दिखा दीजिएगा। तो उसमें आचार्य जगदीश चंद्र बसु सेंटर में है, राइट, सत्येंद्र नाथ बोस आई थिंक पीछे खड़े हैं, एंड प्रफुल्ल चंद्र, बहुत सारे मैथमेटिशियंस, बायोलॉजिस्ट सभी हैं, एंड उनमें से हर एक इंसान ने इतना योगदान दिया, और सिर्फ भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, कि दे चेंज द फेस ऑफ साइंस ऑल टुगेदर, राइट। पर आप मुझे बताइए, आज मैं अगर जाके स्कूल या कॉलेज में पूछता हूँ, मैं 0.01% भी ऐसे बच्चे, युवक, इवन टीचर्स, इवन पीपल हु आर क्रिएटिंग द साइंस पॉलिसीज और थिंकिंग अबाउट इट और टॉकिंग अबाउट इट, वो भी शायद इसके बारे में नहीं जानते हैं, राइट। तो हम अगर व्यूपनिवेशवाद की बात करते हैं, जब हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, तो कहाँ है हम डीकोलोनाइज्ड, राइट, हमें तो पता ही नहीं है, राइट। हमें बताया जाता है कि स्टीफन हॉकिंग ने हमें वो हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया, पर इसके पीछे भी, राइट, आप जानते ही हैं चंद्रशेखर जी, उनके और प्लस उसके पहले भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही एंड कुछ और जगहों में इस पे काम रहा है, इसमें देयर हैज़ बीन वर्क ऑन दैट, एंड देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों में काम किया है, और उनके बारे में कहीं कोई विवरण, कोई टिप्पणी, जानकारी, डिस्कशन नहीं रहता है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो एक तो है हीन भाव, हमारे खुद के लिए जो हीन भाव का उत्पन्न होना या करना, उसको करा गया था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहा, और वो आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं। जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी की बात होती है, राइट, और एक दो और चीज़ें हैं जो कि हम क्वांटम की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, भारत में आज कितने लोग जानते हैं कि भारत में QPI AI बोल के एक कंपनी है, उन्होंने 25 क्यूबिट का एक क्वांटम कंप्यूटर हमारे बैंगलोर में है अभी, राइट। IISc बैंगलोर में 6 क्यूबिट का सिस्टम बना रखा है, राइट। कितने लोग जानते हैं इसके विषय में? IBM और गूगल की बात होगी तो वो पहले कहेंगे अरे हमें तो पता है IBM क्वांटम 1, IBM एक्सपीरियंस, राइट, पर भारत के विषय में कोई भी नहीं जानता है, हम खुद ही नहीं जानते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हीन भाव तो अभी भी है हमारे अंदर, राइट। तो जब तक हम एक तो अपने अंदर जो एक क्या कहते हैं उसे, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी नहीं लाएंगे, एंड अपने लिए खड़े नहीं होंगे, राइट। और इसमें यह भी नहीं कि हमें उल्टे एक्सट्रीम में चले जाना है। मैं एज अ साइंटिस्ट, एज अ फिजिसिस्ट, वैज्ञानिक की तौर से अगर कहूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें सब चीज़ें अभी जैसे क्वांटम फिजिक्स के सारे चीज़ें हमने खोज लिए थे, ये जो बहुत लोग कहते हैं इसके विषय में, राइट। तो जैसे ओपनहाइमर की बात जब होती है, लोग कहते हैं कि जब उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा तो उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के उसमें संदर्भ में वो जो है श्लोक, उसके बारे में बताया। अब आप बताइए, वो जो इक्वेटिंग ऑफ द टू थिंग्स है उस वे में, राइट, जहाँ पे एक तरह से आध्यात्मिक चीज़ भी है, उसमें काव्य विषय वस्तु भी रहा है, और यहाँ पे एक तरह से एम्पिरिकल, राइट, और एक इंटेंट, एजेंसी की जब बात होती है, वो किस लिए किया गया वो एक्सपेरिमेंट, राइट, उसके वजह से हिरोशिमा और नागासाकी में क्या विध्वंस क्या हुआ उसमें, राइट। तो जब श्री कृष्ण बात करते हैं, कुरुक्षेत्र में बात होती है, तो विध्वंस हुआ, वहाँ पे भी विध्वंस हुआ, पर वो किस लिए हुआ, किस और हुआ, राइट, उसमें धार्मिक जो परिप्रेक्ष्य है उसको हम कैसे समझें, वो अगर हम उसको हटा दें, राइट, तो वो वही वाली बात होगी कि फूल में सुगंध ही नहीं बचा,
राइट। दिखने में वो फूल है पर उसमें ना तो सुगंध है ना कोई और जो पहलू हैं किसी भी फूल के वो नहीं रहे, राइट। तो ये जो इक्वेटिंग है इससे भी हमें बचना है। मृत्युंजय जी, हम वापस आते हैं क्वांटम फिजिक्स और कश्मीर शैव दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं। क्वांटम वर्ड तो एक ऐसा वर्ड बन गया है सोशल मीडिया पे कि आप किसी के भी सामने लगाए वो गार्निशिंग हो गई है कि आप क्वांटम हीलिंग, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम मेडिटेशन, क्वांटम लक, तो क्वांटम लगा के तो बहुत वायरलिटी ली जा रही है। थोड़ा सा हमने क्वांटम फिजिक्स के विषय में समझा है कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। अगर कुछ कम से कम शब्दों में या एग्जांपल से आपको बताना है तो आप एक बार फिर से क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली, क्योंकि रिचर्ड फेनमैन ने भी कहा है कि इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट। तो उन्होंने बोला है, तो अगर दर्शकों को आप थोड़ा बताएंगे तो हम कश्मीर शैव दर्शन समझेंगे। एक पैरेलल हमें दिखा है, थोड़े और एक्सप्लोर करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स की जब बात होती है तो हम उस भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं जो अणु परमाणु लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे, पार्टिकल्स के लेवल पे, उसमें उस भौतिकी की हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में। तो आप पूछेंगे कि इसमें क्या अलग है। हम जो भौतिकी पढ़ते आए हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसमें तो ठीक ही चल रहा था दुनिया, और उससे भी हम मून पे जा ही रहे हैं। तो क्वांटम फिजिक्स की जरूरत है, एग्जैक्टली। तो उनके काम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट। बट उसी में हम देखते हैं कि पार्टिकल के लेवल पे अनुभव आधारित जो भौतिकी है उसके विपरीत, उसके बहुत ही अलग, उससे बहुत सारे पहलुएं हमें नज़र में हमें दिखती हैं बेसिकली वहाँ पे, राइट। पहली बात जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि द्वैतवाद या द्वैत की बात होती है, डुअलिटी की बात होती है। तो ऐसे बहुत पहलू हैं जैसे तरंग और कण वाली बात, राइट। कोई भी क्वांटम पार्टिकल में दोनों तरंग स्वरूप और कण के स्वरूप पाए जाते हैं। और ये सिर्फ लाइट या प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट, जिसका आई होप हम एक चित्रण दे पाए, एपरेटस का चित्रण दे पाए। तो उसमें क्या है कि 2 छेद है और उसमें से लाइट को प्रकाश को भेजा गया और वहाँ पे सामने एक स्क्रीन है। तो हमें दिखता है कि वहाँ पे एक पैटर्न दिखने को मिलता है जो लाइट डार्क ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो वो इसको हम समझते हैं कि वेव के इंटरफेरेंस के वजह से वो पैटर्न बना। अब अगर मैं कहूँ कि वही एक्सपेरिमेंट मैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स पास करता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन एक कण है, तो इलेक्ट्रॉन एक छेद से जाएगा एंड सामने जाके वो स्क्रीन को हिट करेगा, राइट, या फिर दूसरे छेद से जाएगा और आगे जाके हिट करेगा। मतलब 2 लाइंस मिलने चाहिए। पर हिटाची ने रिसेंटली 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया, एक के बाद एक, और आपको जान के बहुत ही विचित्र लगेगा और व्यूअर्स को भी, कि उन्हें वही वाले पैटर्न दिखे जो कि प्रकाश लाइट के साथ दिखे थे। मतलब इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट दोनों छेद के थ्रू जा सकता है, या फिर ऑन एवरेज वो बिहेवियर हमें दिख सकता है, राइट। तो ये हम कैसे इसके बारे में सोच सकते हैं, राइट, क्योंकि कण तो एक चीज़ है, कण है एक, राइट, कण तो एक ही छेद से जा सकता है, उसमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न आने की कोई संभावना ही नहीं है। पर क्वांटम फिजिक्स में दिखता है कि ये संभावना उत्पन्न हो रही है, राइट। फिर एक चीज़ है अनिश्चितता, यानी अगर अनसर्टेनिटी, हम जो कहते हैं अनसर्टेनिटी, तो उसमें जैसे पोजिशन हो गया, किसी एक पार्टिकल का पोजिशन हो गया, और वेलोसिटी यानी वेग और स्थान जो है, उन दोनों को अगर हम मापने की कोशिश करेंगे, वेग और स्थान को, और साथ में मापने की कोशिश करेंगे, तो हम पूरी निश्चितता से 100% सर्टेनिटी से दोनों को माप नहीं सकते हैं। दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी रहेगी ही। और ये इसलिए नहीं है कि आपके पास एपरेटस अच्छे नहीं है। सपोज मैंने दुनिया की सबसे अच्छी एपरेटस आपको दिया एक्सपेरिमेंटल, तब भी ये अनिश्चितता फिर भी हमें दिखेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि फिजिक्स में या ब्रह्मांड में अनिश्चितता इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ रियलिटी इटसेल्फ, राइट। फिर बात आती है अवलोकन की या मापन की, राइट। हमारे मापन के वजह से जो स्वरूप है वो परिभाषित होना, मैंने जो अभी बताया, राइट। ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने जो आपको बताया इसके बारे में, तो अगर मैंने वो जो छेद है उसके सामने किसी को खड़ा कर दिया, राइट, और वो देख रहा है कि किस छेद से जा रहा है, तो फिर क्या दिखेगा, फिर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता है।
राइट? अब ये कैसा विचित्र चीज़ है। अब आइदर उसमें एक रियलिटी है या नहीं है। ये मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट बदल रहा हूँ, तो पूरा स्वरूप जो है, पूरा जो टेंडेंसी है, रिजल्ट है, यही बदल रहा है, राइट? और सिर्फ ये नहीं, आप अगर रिजल्ट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और मैं करूँगा या कुछ और लोग करते हैं एक के बाद एक, हम नॉर्मल हमारे अनुभव में क्या देखते हैं। हम अगर सपोज हमारे पास एक गेंद है क्रिकेट, हमें भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो सपोज मैंने पेस बॉलर है, राइट, और उसने एक सीम पोजीशन पकड़ के एक बॉल किया सपोज, राइट, एंड विकेट सेम ही है, वेदर कंडीशंस भी सेम है। एक और इंसान ने वही सीम पोजीशन को लेते हुए उसी ट्रैक में बॉल किया, वो बॉल वैसे ही जाना चाहिए मोरलेस, एंड वो आप कितने भी 100 बार उसको करते रहिए, 100 बार ही वैसे ही होता रहेगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि आपके 100 में से 30 बार वो बॉल इन स्विंग हुआ, 30 बार वो बॉल आउट स्विंग हुआ, और जो भी बचा वो स्ट्रेट चला गया बेसिकली, राइट, और कंडीशंस बिल्कुल सेम है, राइट, बट रिजल्ट्स अलग अलग मिल रहे हैं, राइट। तो इसमें प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं की बात फिर से आ जाती है, राइट। ऐसा क्यों है कि हम कंडीशंस को सेम रखते हुए भी अलग अलग चीज़ें हमें दिख रही हैं, राइट। फिर एक दो और चीज़ें हैं, जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द है नॉन कम्यूटेटिविटी। नॉन कम्यूटेटिविटी माने हम किस क्रम में चीज़ों को मापते हैं, राइट। सो मैंने बताया जैसे स्थान है एंड वेग है। अगर मैंने स्थान को पहले मापा, फिर मैंने वेग को किया, या फिर मैंने उसको क्रम बदल दिया, मैंने पहले वेग को सपोज मापा एंड फिर स्थान को मापा, तो हमें नॉर्मल दुनिया में क्या दिखता है कि वो मापने के क्रम के वजह से कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, राइट। पर क्वांटम के दुनिया में हमें दिखता है कि क्रम का महत्व है, राइट। अगर मैंने वही एक्सपेरिमेंट के सीक्वेंस जो है मेजरमेंट्स के, उसको बदल दिया क्रम को, तो मुझे शायद सेम चीज़ ना मिले, राइट। एंड ये बहुत ही विचित्र चीज़ है, ये बहुत ही एक मैजिकल चीज़ है, राइट, कि आपके सीक्वेंस एक तरह से एक मेमोरी है, एक मेमोरी एस्पेक्ट है, राइट, कि वो चीज़ डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर, राइट। फिर एक लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंटैंगलमेंट, क्वांटम इंटैंगलमेंट। ये आपने टेडेक्स में हर जगह आजकल बहुत इसका प्रचलन है। तो क्वांटम इंटैंगलमेंट का क्या मतलब है? क्वांटम इंटैंगल का मतलब है सह संबंध, यानी कोरिलेशन हम बात करते हैं, यानी जुड़ाव, राइट। दो अगर क्वांटम पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ में जुड़ाव होना माने कि अगर आप सपोज पार्टिकल्स को बहुत अलग दिशा में ले जाते हैं, बहुत दूर ले जाते हैं एक दूसरे से, राइट, एक को मैं अलग गैलेक्सी में ले जाता हूँ, एक को मैं अपने पास रख लेता हूँ, तो वो जुड़ाव ऐसा है कि वो अलग अलग होने के बावजूद उनमें एक सह संबंध रहेगा। अगर मैं अपने यहाँ पे जो मेरे पास पार्टिकल है उसको मैं मापूं, अपने प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो मापन होगा उसके वजह से मुझे इमीडिएटली पता लग जाएगा कि वो जो पदार्थ है, जो कण है, जो दूर है, उसके क्या प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं इमीडिएटली। अब ये बहुत विचित्र है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये दोनों कण हैं जो कि बहुत दूर है एक दूसरे से, राइट, पर इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में ऐसा सह संबंध है कि मापन एक का करेंगे तो दूसरे का पता लग जाएगा क्या है, राइट। तो ये कनेक्शन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इज दिस, राइट। और इसी का यूज़ करते हुए आज क्वांटम कंप्यूटिंग की जब बात होती है, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात होती है, इंटैंगलमेंट का प्रयोग करते हुए हमें देखने को मिला है कि कंप्यूटेशन पावर, एफिशिएंसी, स्पीड अप, ये सब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। इनफैक्ट ऐसे भी चीज़ें हैं, मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। इस साल के नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में जो मिला है वो एक और पहलू है, क्वांटम टनलिंग कहते हैं, क्वांटम टनलिंग का मैं बहुत सिंपल सा सरल उदाहरण दूंगा। सपोज एक पहाड़ है, एक हिल या पहाड़, माउंटेन, एंड आपके पास एक गाड़ी है जी, और गाड़ी में ईंधन कम है, आपके पास उतनी शक्ति नहीं है कि आप पूरे पहाड़ के ऊपर से होते हुए, सपोज एक रोड है, रास्ता है, पहाड़ के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, पर आपके पास उतना ईंधन है ही नहीं टू गो ओवर द हिल, राइट, यू डोंट हैव दैट मच पावर, थोड़ा सा आप जाएंगे वापस आ जाएंगे। पर अगर मैं ऐसे कहूँ कि क्वांटम की दुनिया में मेरे पास कम एनर्जी होते हुए भी एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है, एक संभावना है कि मुझे वो कण या जो भी सिस्टम है वो पहाड़ के उस ओर मिल जाए,
राइट। मैं फिर से इसको दोहराऊंगा कि मेरे पास क्लासिकल फिजिक्स में एक गाड़ी है, गाड़ी में ईंधन नहीं है, शक्ति नहीं, एनर्जी नहीं है, मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ, कोई संभावना ही नहीं है कि मैं उस और मिलूंगा आपको, राइट। बट क्वांटम की दुनिया में वो संभावना है। तो इसका क्या मतलब है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि टनल की बात करते हैं हम, जैसे हम पहाड़ के सुरंग बनाते हैं, राइट। वैसे ही क्वांटम पार्टिकल शायद सुरंग के तरह सुरंग बनाते हुए, इन अ वे टनलिंग करते हुए दूसरी ओर पहुंच सकते हैं, राइट। अब ये इतना विचित्र चीज़ है, ये इस समान है कि मैं अगर कहूँ कि दरवाज़ा बंद है और आप दरवाजे के उस तरफ पहुंच गए बिना खोले दरवाजे को, राइट। तो ये भी एक संभावना है क्वांटम फिजिक्स में, राइट। फिर हम एक लास्ट जो चीज़ कहते हैं टेलीपोर्टेशन आपके दर्शक शायद जानते हो स्टार ट्रेक के बारे में। स्टार ट्रेक एक बहुत ही प्रसिद्ध एक शो रहा था। तो स्टार ट्रेक में एक बात होती है टेलीपोर्टेशन के बारे में। टेलीपोर्टेशन माने एक कोई इंसान कहीं पे खड़ा है एक किसी ग्रह में सपोज, एंड ऊपर से एक स्पेसशिप आता है, एंड देन उसमें वो इंसान वहाँ से डिसअपियर हट जाता है, बिल्कुल ही वहाँ से डिसअपियर होके स्पेसशिप में अपीयर हो जाता है इमीडिएटली, राइट। यहाँ से चला गया, वहाँ पे मिल गया, राइट। अब ये आप कहेंगे कि हमारे दुनिया में तो संभव नहीं है। नहीं तो मैं वैसे तो विश्वविद्यापीठ में काम करता हूँ, मैं कभी कभी ये मजाक करता हूँ कि अगर बच्चों के पास ये होता तो ये कक्षा से बिल्कुल 5 मिनट पहले ही सब कुछ ठीक ठाक करके आ जाते क्लास में। वो तो संभव ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट क्वांटम के दुनिया में वो संभव है, राइट। ये संभव है कि जो इंफॉर्मेशन है स्टेट में किसी सिस्टम में, वो एक जगह से निकाल के हम बहुत दूर कहीं और उसे रिक्रिएट करके, वो सेम नहीं है एग्जैक्टली स्टार ट्रेक वाला टेलीपोर्टेशन नहीं है, पर उसी के समान एक तरीके से एक हमें फिनोमिना दिखता है, एप्लीकेशन दिखता है। तो ये सब चीज़ें हैं, टनलिंग हो गया, टेलीपोर्टेशन हो गया, अनिश्चितता हो गए, ये सभी चीज़, डुअलिटी, द्वैतवाद हो गया, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अनुभव के आधार पे हम भौतिकी की बात करें तो हमें कहीं नहीं दिखता है, राइट। पर ब्रह्मांड में बहुत ही छोटे लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे ये हमें मिलता है। ये एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। तो एक डिवीजन है क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स में, और वही जो डिवीजन है वो अभी हम उसके भी आगे चले गए हैं। हम अभी क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात करते हैं, हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं, यूनिफाइड थ्योरीज की बात करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पिलर है बेसिकली आधुनिक विज्ञान के लिए, एंड इसी का हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स और से और सूक्ष्मतम स्तर पर क्वांटम फिजिक्स है, और जो हम क्वांटम की दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो हमारे जनरल पर्सपेक्टिव से बहुत ही स्ट्रेंज है, तो ये क्वांटम की दुनिया कहाँ से शुरू होती है? जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो उसमें हम एक स्केल है प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट वो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे किस्म के कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट्स माने एक कोई ऐसा वेरिएबल, एक कोई ऐसा चीज़ जो कि कहीं भी आप चले जाए उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, राइट। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का वेग जो है, वेलोसिटी, वो तो बदल सकता है, उसमें मैं एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कर सकता हूँ। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कहीं भी ब्रह्मांड में चले जाऊँ उसकी वैल्यू वही रहेगी, वैसा ही एक चीज़ प्लैंक्स कांस्टेंट भी है, राइट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से आया? मैक्स प्लैंक ने इसको दिया। तो ये जब एनर्जी की बात हो रही थी तो आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी के बीच में जो संबंध है उसको एक साथ जोड़ने के लिए हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का एक तरह से उन्होंने उसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ भी रिलेटेड है जी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एक तरह से एक पैरामीटर है, एक तरह से एक बाउंड्री सेटिंग वैल्यू है जो कि हमें बताता है कि कहाँ पे क्वांटम एंड कहाँ पे क्वांटम हो सकता है एंड कहाँ पे नहीं है, राइट। इनफैक्ट हम कहते हैं क्लासिकल क्वांटम बाउंड्री, एक बाउंड्री हम कहते हैं। तो आप एक प्रश्न जो आपके मन में आई एम श्योर है और हमारे दर्शक के मन में भी होगा कि ये जो हमने विचित्र सारी चीज़ें बताई, राइट, टनलिंग हो गया, टेलीपोर्टेशन हो गया, अब ये सब चीज़ें हमारे दुनिया में क्यों नहीं है, हम क्वांटम क्यों नहीं है, राइट। ये प्रश्न आना चाहिए क्योंकि वो छात्रों के मन में तो आता ही होगा और आप सभी के मन में आना चाहिए। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं एक चीज़, एक ट्रांजिशन होता है क्वांटम से क्लासिकल में। अब ये क्यों होता है, इसके 2 कारण दिए जाते हैं। 1950-60s तक हम इसे चित्त, चैतन्य, कॉन्शियसनेस
चित चैतन्य में शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, कॉन्शियसनेस के साथ, कि ऑब्जर्वर का कॉन्शियसनेस जो है उसके वजह से क्वांटम सिस्टम जो है वो संभावनाओं के जो ये एक संभावनाओं का जो एक स्तर है, एक लेवल है, इससे एक डेफिनेट वैल्यू तक चला जाता है। ये संभावनाओं में नहीं रहता है, वो एक संभावना के तरफ चल के उसी को धारण करते हुए रहता है, राइट। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आप मापते हैं किसी चीज़ को, राइट। आपका कॉन्शियसनेस वो चीज़ कर रहा होता है, राइट। ये एक थ्योरी था पहले, राइट। अभी वो थ्योरी नहीं है, और ये मैं इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं हमेशा देखता हूँ कि हम जब दार्शनिक और क्वांटम की बात कर रहे होते हैं, बहुत लोग बहुत सिंपलिस्टिकली बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस तो क्वांटम ने भी बोला है, कॉन्शियसनेस ही ये चीज़ जो चेंजेस है ये कर रहा है, राइट। और हमारे दर्शन शास्त्र में भी हम ये जानते हैं, आप चाहे दृष्टि सृष्टिवाद कहें या सृष्टि दृष्टिवाद कहें, पुरुष प्रकृति की बात करें, राइट। तो इसमें हम कहते हैं कि आपके जो अवलोकन है, आपका जो मापन है, उसके वजह से यथार्थ का बदलाव जो भी है, राइट। बट वो थ्योरी अभी फिजिसिस्ट नहीं मानते हैं। अच्छा। अभी जो थ्योरी मेन है उसको कहा जाता है डी कोहेरेंस थ्योरी, डी कोहेरेंस थ्योरी, राइट। डी कोहेरेंस थ्योरी का माने है सिस्टम जो है आपका, क्वांटम सिस्टम जो है वो आपके आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसके साथ सहसंबंध बनाना शुरू कर देता है। माने सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज़ है और जो वातावरण के प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बीच में एक जुड़ाव बन जाता है, और इस जुड़ाव के वजह से क्वांटमनेस, हम जब बात करते हैं क्वांटम प्रवृत्तियां जो हैं ये घटते हुए क्लासिकल की तरफ चले जाते हैं, राइट। अब आप ये बोलेंगे, पूछेंगे कि इसका क्या ये मतलब है कि कॉन्शियसनेस पूरी तरह से हट गया है फ्रॉम द सीन, राइट। मेरा ये मानना है कि अगर अभी के आधुनिक विज्ञान के हम कॉन्शियसनेस की डेफिनेशंस को देखें, और आपने भी इसके बारे में बताया ब्रीफली, कुछ थ्योरीज हैं अभी कॉन्शियसनेस क्या है, राइट। वेस्ट में कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है जो कहता है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, IIT, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, राइट। तो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम के अलग अलग इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। जैसे कि आपके लिए अगर मैं बताऊं तो आपका अपीयरेंस है, राइट, आपके बोलने का एक ढंग है, आपका पर्सनालिटी है, जो भी चीज़ें हैं, इन सब को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, एक साथ ले आऊं, राइट, और उसको कंपोज करूं इन वन फॉर्म, तो शायद मैं आपको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, मैं आपके बारे में बता पाऊंगा। तो उनका मानना है कि ये जो इंटीग्रेशन एस्पेक्ट है ये कॉन्शियसनेस के एक तरह से वही सिम्टम है कह सकते हैं, या वही कॉन्शियसनेस है। तो टोनोनी बोल के एक वैज्ञानिक है, इटालियन वैज्ञानिक है, उन्होंने बोला है कि फाई माने वो जो ग्रीक लेटर फाई है, फाई इस इंटीग्रेशन का एक चिन्ह कह सकते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, और वही कॉन्शियसनेस का ही एक रूप है, वही कॉन्शियसनेस है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दार्शनिक तरीके से देखें तो चित्त चैतन्य की जब बात होती है वो किसी और चीज़ के ऊपर स्थित नहीं है, वो मूल है। चित्त चैतन्य सबसे मूल चीज़ है जिसके आधार पे सब कुछ और बनता है। ब्रह्मांड में अगर ब्रह्मांड की बात करें तो माया के वजह से, प्रोजेक्शंस के वजह से अलग अलग चीज़ें हमें दिखती हैं वो भी। तो IIT डज नॉट फॉलो द दार्शनिक पर्सपेक्टिव, वो नहीं मान सकते, हम उसमें बैठा नहीं सकते इस चीज़ को। फिर एक है ग्लोबल वर्क स्पेस थ्योरी, ग्लोबल वर्क स्पेस थ्योरी, जो कि कहता है कि ब्रेन में अलग अलग जगहों में, सेक्शंस में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक दो फैकल्टीज़ को, चीज़ों को हैंडल करती हैं, और उनके सामंजस्य, उनके कोऑर्डिनेशन के वजह से हमें कॉन्शियसनेस प्राप्त होता है। अब इन दोनों थ्योरीज में, इवन दो ये दार्शनिक पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, हमारे पर्सपेक्टिव में ये नहीं बैठते हैं, पर ये दोनों में एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सहसंबंध के विषय में, कोरिलेशंस के बारे में, राइट। यहाँ पे दोनों में ही, एक में इंफॉर्मेशन के सहसंबंध की बात हो रही है, दूसरे में अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ द ब्रेन के सहसंबंध की बात हो रही है। अब अगर हम जाए डीकोहेरेंस में वापस, डीकोहेरेंस में भी सिस्टम एंड एनवायरनमेंट के सहसंबंध की ही बात हो रही है, राइट। तो एक तरीके से रिलेशनल जो डायनेमिक्स है, रिलेशंस, कोरिलेशंस, इसको प्राथमिकता दी जा रही है, राइट। अब अगर हम फिर से दर्शन में वापस जाए, मैं थोड़ा आगे पीछे करता रहता हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग कुछ वो पहलू हैं जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे। बौद्धिक, अगर बौद्ध परंपरा की बात करें तो प्रतीत्य समुत्पाद की बात होती है, माने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, राइट। इसके वजह से दूसरा कुछ और उसके वजह से कुछ और, राइट। एंड वो तो ये नहीं मानते कि मूल रूप से कुछ और है, वो मानते ही नहीं है, वो उसको अनात्म की बात करते हैं। तो उसमें भी सहसंबंध की ही बात हो रही है,
एक दूसरे से जुड़ा। हाउ थिंग्स आर कॉजिंग अदर थिंग्स, वो एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंडेंट है, राइट। एंड अगर हम ब्रह्मन की बात करें या चैतन्य की बात करें, उसमें भी द अवेयरनेस एस्पेक्ट, हाउ वी को रिलेट, हमारा एजेंसी, इसके बारे में भी बात हो रही है, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक हिंट मिल रहा है हमें, राइट। एक हमें नज़रिया मिल रहा है, एक हमें परिप्रेक्ष्य मिल रहा है जो कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है येट, राइट। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शायद वेदांत को समझाने के लिए वैज्ञानिक तौर से 1000 साल गणित के और शोध कार्य के बाद शायद हम जाके उसको थोड़ा सा उसमें परिभाषित कर पाए, राइट। तो हमें सिर्फ प्रवृत्तियां दिख रही हैं, हमें सिर्फ टेंडेंसीज दिख रही हैं, राइट। बट वो टेंडेंसीज दोनों में दिख रही हैं, राइट। तो ये कॉन्शियसनेस का जो डिबेट है या डिस्कशन है क्वांटम में कैसे आता है, ये भी बदल गया है और हमें भी इसके साथ अपडेट होना है, हमें भी अभी के संदर्भ में इस चीज़ को देखना चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि अभी त्रिकशैव दर्शन को क्यों, ये एक प्रश्न आपने शायद किया था। अद्वैत वेदांत भी है, हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि जी बताइए। हाँ जी, त्रिक पर आने से पहले इसको हाँ। कंक्लूड कर दीजिए कि क्वांटम की दुनिया कहाँ से, इस पर ही क्वेश्चन हाँ, शुरू हुआ तो था। बेसिकली वो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, स्केल जो है डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और स्केल का जो संबंध है वो एनर्जी के साथ भी है, राइट। तो जब आप स्केल में कम स्केल में चलते जाते हैं, जैसे अणु परमाणु के लेवल पे जाएंगे, तो एनर्जी बढ़ता रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो अगर आप बड़े स्केल से छोटे स्केल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू गेट टू देयर। इसका बहुत सरल उदाहरण है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसके बारे में हम अगर बात करें, आप जानते हैं जिनीवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बोल के एक पूरा सेटअप बनाया गया, बहुत साल लगे, बहुत पैसा उसमें वो हुआ, और उसी में हिग्स बोसॉन का भी हमें वो डिस्कवरी हुआ था। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इतना एनर्जी क्यों चाहिए हमें, राइट। क्योंकि आप शायद जानते हैं कि हिग्स बोसॉन 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमने पाया उस चीज़ को, एंड जितने हम छोटे लेवल पे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगा, राइट। तो एनर्जी के टर्म्स में भी हम क्वांटम एंड क्लासिकल को परिभाषित कर सकते हैं। देयर आर सर्टन बाउंड्रीज दैट वी टॉक अबाउट, राइट, एंड स्केल के आधार पे भी हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, राइट। तो इस साल के नोबेल प्राइज़ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने आपको टनलिंग के बारे में बताया पहले, टनलिंग। तो इस साल के नोबेल लॉरिएट्स ने ये दिखाया कि बड़े स्केल पे भी, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे भी टनलिंग के कुछ लक्षण हमें मिलते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक सर्किट्स कुछ थे, देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ सर्किट्स, उसके आधार पे उन्होंने दिखाया कि बड़े स्केल पे भी क्वांटम टनलिंग संभव है, राइट। तो अगेन ये जो बाउंड्री है, एंड मैंने पहले भी ये बात कही कि इवन हम जब पढ़ाई, जो शोध कार्य है या जो टॉपिक्स है, थीम्स हैं, इसके बीच में भी बाउंड्रीज की बात होती है। ये बाउंड्रीज का सिस्टम ही कहीं ना कहीं इट इज़ फॉल्टी, राइट, इट इज़ फ्लॉड, राइट। कि अगर मैं कहूँ कि एक परमाणु का क्या बाउंड्री है, मैंने जैसे बताया आपको पहले, उसका कोई उत्तर है ही नहीं अभी। मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा, उसमें मुझे कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, बस उतने तक ही मैं कह सकता हूँ, राइट। लास्ट ईयर 2025 में यूनाइटेड नेशंस ने 100 साल मनाए क्वांटम फिजिक्स के। अब मैं ये क्लास में हमेशा पूछता हूँ कि 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 1905 से 2025 कितने साल हुए? 120 साल। तो हम 100 साल क्यों मना रहे हैं, राइट। सो 1925 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक न्यू क्वांटम थ्योरी दिया था। सो 1905 से 1925 तक जो थ्योरी कहा जाता है उसे सेमी क्लासिकल यानी ओल्ड थ्योरी ऑफ क्वांटम कहा जाता है। 1925 के बाद से जो कहा जाता है उसे न्यू क्वांटम थ्योरी बताया जाता है। उसमें मेन जो चेंज आया, जो फिलोसॉफिकल या फाउंडेशनल चेंज आया, वो ये था कि वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा कि यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि एक चीज़ मूलभूत तरीके से है क्या, मूल स्तर पे उसका क्या स्वरूप, रूप, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में बियॉन्ड अ पॉइंट आप नहीं बोल सकते कुछ, राइट। आप सिर्फ उतना तक बोल सकते हैं कि अगर मैंने उस चीज़ को लेते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया, मेजरमेंट किया किसी तौर से, उसके आउटकम्स के बारे में मैं बता सकता हूँ, राइट। बट वो चीज़ असल में है क्या, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, राइट। तो ये जो फजीनेस है, ये जो एक तरीके से हमें अनिश्चितता की बात फिर से आ जाती है, यही चीज़ मैं कहूँगा भारतीय दर्शन शास्त्र में
हमने इतने सुंदर तरीके से इस चीज़ को समझा उस वे में, तो आप समझे कि कितना वो बड़ा अचीवमेंट रहा होगा, राइट? So यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे थे जिनको हम क्वांटम दुनिया में ले जा रहे हैं, एटम्स भी वही शो करते हैं? जी, एटॉमिक लेवल पे भी वी सी टेंडेंसीज ऑफ जी। मॉलिक्यूलर में थोड़ा सा और मैक्रोस्कोपिक शुरू हो जाता है, राइट? कुछ चीज़ें हैं जो जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम क्लासिकल वे में भी थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, बट जब हम एटॉमिक या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ग्लूऑन्स एंड क्वार्क्स में चले जाते हैं, तब ऑब्वियसली क्वांटम, तो मतलब मॉलिक्यूलर लेवल थोड़ा ट्रांजिटरी हो जाता है, ट्रांजिशनल एस्पेक्ट भी आता है उसमें। जी। तो अभी बहुत ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्वांटम वर्ल्ड की जानी है, जैसे आपने बताया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज़, वेव पार्टिकल डुअलिटी हो गई, अनसर्टेनिटी की हमने बात की कि एक इनहेरेंट अनसर्टेनिटी है, वो एक हमारी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन नहीं है। फिर हमने बात की कि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है रियलिटी का क्वांटम वर्ल्ड में। फिर आपने बात की कि अगर सीक्वेंस हम चेंज करते हैं तो भी हमारे आउटकम्स चेंज हो सकते हैं। इंटेंगलमेंट की बात हुई है जिसको शायद आइंस्टाइन स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस बोलते हैं। फिर क्वांटम टनलिंग की बात की है। फिर टेलीपोर्टेशन की आपने बात की। तो ये क्वांटम फिजिक्स तो आ गई कि क्या क्या हो रहा है, और इसके पीछे की मैथमेटिक्स और वो क्या है उसमें तो दर्शक नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन मोटी ये पता चल गया कि क्वांटम फिजिक्स में एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही हैं जो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड व्यू से डिफरेंट है। अब हम चलेंगे कश्मीरी शैव दर्शन में, और हम इन एक एक चीज़ों को ट्राई करेंगे कि किस तरह से पैरेलल हमें कश्मीर शैव दर्शन में दिख रहे हैं। या तो आप प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी जा सकते हैं, या आपको अगर कश्मीर शैव दर्शन को थोड़ा डिफाइन करना और फिर जाना है तो लेट्स सी कि किस तरह से आपको ये पैरेलल्स दिखते हैं। तो एज अ फिजिसिस्ट कश्मीर शैव दर्शन इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, ये एक प्रश्न है, राइट? तो इसमें फिजिक्स के दुनिया में, क्वांटम फिजिक्स में, हम जब क्वांटम सिस्टम्स की बात करते हैं तो जैसे हम क्लासिकल में कहते हैं कि स्थान, वेग, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की बात होती है, क्वांटम फिजिक्स में एक शब्द है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन वो एक मैथमेटिकल एंटिटी है जिसको एक वेव के स्वरूप में सोचा जाता है, पर उसमें भी दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, दो परंपराएं हैं जो वेव फंक्शन को अलग अलग वेज में देखते हैं मॉडर्न साइंस में। हाँ, एक को कहा जाता है साइऑन्टिक। साइऑन्टिक माने साई माने वेव फंक्शन को साई के रूप में बोला जाता है। साइऑन्टिक माने वो कहते हैं कि वेव फंक्शन असल में एक चीज़ है, मतलब असल में वो उसका एक मूल, एक अस्तित्व है, उसका एक फिजिकल चीज़ है वो। हाँ, तो वेव फंक्शन उसको कहा जाता है साइऑन्टिक में। साई एपिस्टेमिक एक और स्कूल ऑफ थॉट है, एक और परंपरा है जिसमें वेव फंक्शन को एज अ डिस्क्रिप्शन, उसका एक तरह से टूल, सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल के हिसाब से उसके बारे में बताया जाता है। और इसी जो इन दोनों के बीच में जो विवाद है, वाद विवाद है, यही मैं एक तरह से इसकी प्रतिध्वनि हमारे दार्शनिक उसमें भी देखता हूँ। यहाँ पे भी विवाद है इन अ वे क्योंकि हम मिथ्या एंड भ्रम की बात करते हैं, राइट? और कश्मीर शैव दर्शन में हम कहते हैं कि उसमें कोई मिथ्या है ही नहीं, उसमें भी यथार्थ है उस चीज़ का, राइट? अच्छा। तो मैं कहीं ना कहीं उस रेजोनेंस को इसमें भी पाता हूँ। एंड आई डू बिलोंग, मुझे डेविड बोम एक हमारे ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, एंड वो हमारे दार्शनिक पर्सपेक्टिव को भी काफ़ी मानते हैं, उसमें उन्होंने लिखा भी है उसके बारे में। तो वो साइऑन्टिक स्कूल ऑफ थॉट के प्रोपोनेंट है। अच्छा, मतलब वो कश्मीर शैव इन अ वे हमने उन्होंने उसके बारे में लिखा नहीं है, बोल रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि एक तरह से उसका भी एक रियलिटी है, रियलिटी में ले रहे हैं। तो डेविड बोम हो गया, श्री रामकृष्ण हो गए, त्रिक शैव दर्शन हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं वो यही बता रहे हैं कि समवेयर वी डोंट हैव टू नेसेसरली क्वालिफाई, हमें ये क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ सत्य है और कुछ मिथ्या है। कहीं ना कहीं शायद वो एक ही यथार्थ के अलग अलग पहलू हैं, और वो एक तरह से वो तत्वों के खेल या मिश्रण के वजह से जो भी हम देख रहे हैं वो उसी के वजह से है। तो इसीलिए मैं
अपने आप को एक बहुत ही नेचुरल अलाइनमेंट हफ्ते एक तरीके से कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स की दुनिया से, श्री रामकृष्ण के संदर्भ में, उनके सोच विचारधारा के संदर्भ में, और भी जो मेरे ख्याल रहे हैं, जो भी विचार रहे हैं, उसके संदर्भ में इसमें इसको देखता हूँ। इसीलिए मुझे कश्मीर शैव दर्शन में लिखने का मौका मिला और मैं इसीलिए इसमें लिखा। जी। तो एक चीज़ ये समझ में आ गई कि जो अपेरेंट डुअलिटी हमें दिख रही है, जी, कहीं ना कहीं कश्मीर शैव दर्शन ने उसे ऑन्टोलॉजिकली यथार्थ माना है। जी, जी। तो एक पैरेलल तो आपका क्वांटम फिजिक्स से दिख गया है। जी। अभी और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, थोड़ा जी। हम समझना चाहेंगे, जी, जैसे जी। इंटेंगलमेंट है या अनसर्टेनिटी है। जी। मैं तो चाहूँगा कि टेलीपोर्टेशन पे भी अगर कुछ आपको कुछ मिला है तो आपको जो जो चीज़ें और दिखी हैं। अच्छा, सो उसमें एक्चुअली सबसे पहले जो आता है वो है पृथकता बोध। पृथकता बोध माने सेपरेशन, सेपरेटनेस के बारे में जानकारी, राइट, कि क्या चीज़ सेपरेट है और क्या चीज़ नहीं है, राइट। हाउ डू वी थिंक ऑफ थिंग्स फंडामेंटली, फाउंडेशंस में हम क्या चीज़ को अलग मानते हैं और क्या चीज़ को एक मानते हैं। तो इसमें इंटेंगलमेंट की बात आ जाती है, राइट। क्वांटम मैकेनिक्स में एंड अगर हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात करें तो बहुत जगहों में हम एक ही फील्ड के अलग अलग एक्साइटेशंस, मतलब अगर उसमें एनर्जी डाल दें तो उसमें से ही पार्टिकल्स, कण, अणु, परमाणु निकल के आते हैं, राइट। अभी हम ये इस चीज़ को मानते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी में, राइट। तो इसमें बाय डेफिनेशन अगर वो फील्ड एक ही है जिससे अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन का एक अलग फील्ड होता है, QCD एक अलग, उसमें अलग फील्ड होता है, तो बाय डेफिनेशन उसमें कोई पृथकता है ही नहीं, वो एकजुट ही है, एक ही है, राइट। तो यही चीज़ हम कश्मीरी शैव दर्शन में भी पाते हैं, क्योंकि वो 36 के 36 तत्व वो सभी परम शिव के ही अलग अलग वो है, उन्हीं से निकल के आते हैं, राइट। तो पृथकता बोध और ये जो हमारा ये सृजनात्मकता, राइट, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सृजनात्मकता के बारे में। सृजनात्मकता माने क्रिएटिविटी और एजेंसी की भी जो हम बात कर रहे थे। तो त्रिक शैव दर्शन में कुछ जगहों में ये कहा जाता है, एक श्लोक भी है जहाँ पे कहा जाता है कि आप अगर अपने बीच में भेद तिरस्कारे, श्लोक में अगर आप भेद को हटा देते हैं तो आपके बीच में जो भी है, आपके अंदर एक तरह का सृजनात्मक शक्ति उत्पन्न होता है या एजेंसी मिलता है। क्योंकि परम शिवा की जब हम बात करते हैं, परम शिवा शिव जी की बात करते हैं, उनके साथ एक जो एसोसिएटेड टर्म है वो है स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य मतलब जिसमें स्वतंत्रता हो, राइट। तो हम जब फिजिक्स में बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम एक लॉ लेके आते हैं, फिजिक्स का थ्योरम लेके आते हैं, हम कहते हैं कि इसके साथ रिलेशन था, इंटरैक्शन था, इसके वजह से हुआ। बट शिव जी की जब बात करते हैं, परम शिव की बात करते हैं, तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स, वो किसी और पे आश्रित है ही नहीं, राइट। उसमें अपनी ही एक स्वतंत्र शक्ति है, राइट। उसमें एक अपनी सृजनात्मक शक्ति है। तो ये जो सृजनात्मक शक्ति है, ये जो एजेंसी है, ये हमें कब उपलब्ध होगी? हमें तब उपलब्ध होगी जब हम प्रत्याभिज्ञा के रास्ते चलते हुए अपने अंदर ही शिव तत्व को पाएंगे, राइट। क्योंकि अगर हमने शिव तत्व को खो दिया, हमें उसके साथ हम एक तरह से अलाइन नहीं है, तो वो एजेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को ही एक तरह से संकुचित सीमा में बद्ध करके, राइट, सीमाबद्ध करके अपने आप को रख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम वही तक है, राइट। पर जैसे ही हम जानने लगते हैं कि हमारा मूलभूत स्वरूप क्या है, तो हमें वही शिव तत्व के ही जो लक्षण हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो एक तरह से मिल सकती हैं। तो अब इसका क्वांटम के साथ क्या वो है, क्या कनेक्शन है? तो क्वांटम में एक शब्द है इमर्जेंस माने ये जो सहसंबंध है, कोरिलेशंस है, इंटेंगलमेंट है, इसके वजह से ऐसे बहुत नए किस्म के फेनोमिना, नए किस्म के जो चीज़ें हैं, फेनोमिना हम जो कहते हैं वो उत्पन्न होती हैं, जो कि कण लेवल पे, जो कणों की बात करें या परमाणु या अणु की बात करें, थोड़ा और मैक्रो आ गया। हाँ, अगर थोड़ा मैक्रो में जाए तो ऐसे चीज़ें आएंगी वहाँ पे जो माइक्रो लेवल पे थी ही नहीं, राइट। न्यू काइंड्स ऑफ फेनोमिना हमें दिखती हैं, इमर्जेंट फेनोमिनास हम इसको कहते हैं, राइट। तो इन अ वे ये जो सहसंबंध, ये जो यूनिटी है, ये कमिंग टुगेदर है, यही एजेंसी और देती है,
यही और सृजनात्मकता पैदा करती है, उत्पन्न करती है। इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं जो मुझे समझ में आया, आप बताइएगा गलत है क्या, कि फील्ड से अगर एक्साइट होकर मैटर बनता है जी, तो कहीं ना कहीं फील्ड में वो भेद नहीं है, इसीलिए उसके अंदर क्रिएटिव पावर है। जी जी, इन अ वे, बिकॉज देखिए, जैसे हम फोर्सेस की बात करते हैं, अब ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस कहा जाता है, संभावना है कि इनिशियली ब्रह्मांड में एक ही फोर्स था। अब ये यूनिफाइड अगर हम फोर्स की बात करें तो अब उस फोर्स से बाकी सारे फोर्सेस उत्पन्न हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग, वीक। और आप ये भी जानते हैं कि अगर हम बिल्कुल मूलभूत, जैसे अब अगर सीड की बात करें या बिल्कुल ही लेटेंट फॉर्म, अर्ली फॉर्म की बात करें, बच्चों की भी बात करें अगर सपोज, राइट, हम अगर किसी शिशु के बारे में बात करें, उसके जीवन की संभावनाएं कितनी है, राइट। संभावनाएं क्यों है? क्योंकि वो एक मानवता या अपने जो आध्यात्मिक अगर तौर से भी आप देखें, वो एक रिपोजिटरी है, उससे वो क्या निकाल के अपने ज़िंदगी में ला सकता है, राइट, वही उसके ज़िंदगी को आगे ले जाएगा या जैसे भी ले जाएगी, राइट। तो वो चीज़ जो है, जब तक उसे ये आइडिया, अगर उसे ये लगने लगा कि मैं ये हूँ, ये आइडेंटिटीज़ है मेरे XYZ, राइट, मैं सीमित हूँ, मैं संकुचित हूँ, मेरे में ये चीज़ें नहीं है और ये चीज़ें नहीं है। एक तो है प्रैक्टिकलिटी है, जो कि आप हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप वो यूनिटी इन एसेंस की चीज़ को समझे, राइट, कि ये सारी चीज़ें, ये जो अवधारणा है, ये रिस्ट्रिक्टिव है, ये आपको मुक्त नहीं करती हैं, राइट। ये चीज़ अब आप समझने लगेंगे, तब आपकी संभावनाएं खुद ब खुद बढ़ जाएंगी, तब हम प्रतिभिज्ञा कर पाएंगे और अपने आप कर को पाएंगे, एग्जैक्टली, लिमिटलेस। पर इसका जो बड़ा मूलभूत जो एक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि शिव जी उस लेवल पे है जहाँ पे इवल एंड गुड का जो शैलो अंडरस्टैंडिंग वो भी अप्लाई नहीं होता है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम कोई चीज किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं, अल्टीमेटली क्वांटम में वो उसी चीज का उसी के दो पहलू हैं। जी, तो एक हमें ये विरोधाभास का जो एस्पेक्ट है, रिकॉन्सिलिएशन और संभावनाओं का, और वो संभावना जो विरोध में है, राइट, उनके साथ अगर हम एक रिप्रेजेंटेशन कर पाए तो वो क्वांटम में हम देखते हैं जी। तो बहुत ही अच्छे पैरेलल्स हमने डिस्कस किए हैं, और जाने से पहले लगभग हम कंक्लूजन की तरफ आ गए। एक दो मेरे छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जब भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते हैं जहाँ पर हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ साथ बात करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे बहुत केयरफुल भी होना पड़ता है। और वेस्ट में तो जैसे आपने बाइनरी की बात की, अस वर्सेस देम, तो वहाँ तो रिलीजन या फेथ वर्सेस साइंस तो हार्डकोर है। भारत में चूंकि परंपरा रही है हमारी, जैसे आपने बोला दर्शन और विज्ञान में भेद नहीं है, तो भारत में आज भी हमें दिख जाता है कि इसरो में कुछ साइंटिस्ट रॉकेट की भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन फिर उस पर विवाद खड़ा होता है। इस पॉडकास्ट को बहुत से दर्शक देख रहे होंगे, उनके बच्चे देख रहे होंगे, युवा देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक ये भी मन में रहता है कि क्या मेरा आध्यात्मिक होना या मेरा धर्म के विषय में बात करना कहीं अनसाइंटिफिक ना लगे। जैसे कि आप हार्वर्ड से आ रहे हैं, कैम्ब्रिज से, ISC से भी आपने पोस्ट डॉक किया है, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो हो सकता है आप भी ये फेस किए हों कि आप भी शायद दर्शन पर बात करते हो तो आपको भी ऐसा ही देखा जाता हो, स्यूडो साइंटिस्ट काइंड ऑफ। तो एक ही चलन में आ गया कि अगर आप एथीस्ट हैं और साइंस भले आपको आती हो या ना आती हो, लेकिन साइंस थोड़ा सा वो करते हैं कि हम तो साइंस वाले हैं, तो वो ज़्यादा सेफ है, वो ज़्यादा मॉडर्न है, रेदर देन कि आप कितने भी विद्वान हो, कितना भी आपकी साइंस में पकड़ो और साथ में आप दर्शन तत्व को भी समझते हो, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है। तो यहाँ पर उन दर्शकों के लिए, उन बच्चों के लिए एक प्रश्न ये मेरा बनता है कि एक साइंटिस्ट, आप जैसा साइंटिस्ट, आप जैसा फिजिसिस्ट शिव को कैसे देखता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए समझने के लिए। क्योंकि अगर वो ये सोचेंगे कि आप 4 हाथ वाले या 4 पैर वाले शिव जी को मानते हैं, तो फिर इसका फिर क्वेश्चन उठेगा वो कहाँ रहते हैं, वो कैलाश पे आप ढूंढ के दिखाइए, तो वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो एक फिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट, या फिर आइंस्टाइन की जैसे आपने बात की, वो स्पिनोजा के गॉड को मानते थे, तो आप जैसा एक फिजिसिस्ट जो शिव जी पे रिसर्च तो नहीं बोलूँगा, कि एक दर्शन तत्व और एक पैरेलल देख रहा है, तो अपने जीवन में इतना जानने के बाद वो किस तरह से ईश्वर को जीता है या ईश्वर की समझ रखता है और जीवन को बेहतर करता है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
सवाल है और ये मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस पुस्तक में मैंने एक पूरा जो चैप्टर है, एक बड़ा सेक्शन एक्चुअली, वो इस पे दिया है कि हम ये जो कॉमनैलिटीज़ हैं, ये जो रेजोनेंस है, ये कहाँ तक ले जा सकते हैं और कहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं, राइट। तो जब ये स्यूडो साइंस की बात आती है, मुझे दोनों तरफ के लोग एक्चुअली क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही रिगरसली आई ट्राई टू फॉलो ये जो एक तरीके से रिगर का जो थ्रेशोल्ड है, इसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को राज़ी नहीं हूँ, राइट। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कोई विमान सपोज या कोई एक शस्त्र है या क्वांटम वैक्यूम ब्रह्मन है, ये चीज़ें मेरे से आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ से मतलब है सिर्फ, चाहे वो अध्यात्म की तरफ से हो या विज्ञान की तरफ से, वो है सत्य की खोज, राइट। मैं इसीलिए कहता हूँ भारतवर्ष जो है वो धर्म का सबसे नेचुरल रेसिडेंस, नेचुरल अबोर्ड जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारा मोटो ही है सत्यमेव जयते, राइट। तो इसमें अगर आप देखें जो साइंटिस्ट या एथीस्ट्स, राइट, इसके विरोध में बहुत ही कटाक्ष या जो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आ जाते हैं, राइट, उनको थोड़ा ये पूछना चाहिए कि वो किसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको विरोध करना है तो इसका मतलब ये है कि आप वो परिभाषित कर चुके हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं, राइट। आज तक मैंने जिन साइंटिस्ट के, डॉकिंस भी इंक्लूडेड, राइट, देखा है कि वो गॉड के विरुद्ध गए हैं। वो किस गॉड के विरुद्ध गए हैं? वो अब्राहमिक गॉड के विरुद्ध गए हैं, जो एक दाढ़ी लेके आसमान में कहीं पे है एंड वो जो भी है बून्स देते हैं एंड लोगों को पनिश करते हैं एंड हेवन एंड हेल का कॉन्टेक्स्ट है। पर अगर मैं प्रश्नों को ही बदल दूं, अगर मैं पूरे कॉन्स्ट्रक्ट को ही बदल दूं, मैं अगर ये कहूँ कि देयर इज़ अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, राइट, स्पिनोजिस्ट एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, राइट, कि ये जो लॉज है, ये जो फाइन ट्यूनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, इसमें भी शायद या मे बी नॉट, राइट, देयर इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन और मे बी नॉट एज वेल, राइट। इनफैक्ट नासदीय सूक्त में ये भी बोलते हैं कि मे बी द गॉड्स अबव नो और मे बी इवन दे डू नॉट, राइट। वहां तक पहुंच गए हैं, देव देवता भी शायद ना जानते हो उस यथार्थ के विषय में। एपिस्टेमिक स्केप्टिसिज्म, एग्नोस्टिक जो हम कहते हैं, राइट, एग्नोस्टिसिज्म है, राइट, वेद से आ रहा है, राइट, वेद से आ रहा है एंड ये लिटरली नासदीय सूक्त से आ रहा है, राइट। तो अगर मैं उस चीज को मानते हुए सत्य की रिगरस खोज करूं एंड आई एम ओनली एंड ओनली स्टक विद दैट एंड नथिंग एल्स, राइट। और इसमें मैं बताऊं आपको साहस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको दोनों ओर से भीषण मतलब कि विरोध मिलेगा, राइट। क्योंकि आपको क्या होगा कि मैं उनको दार्शनिक वो नहीं कहता हूँ, बट ऐसे लोग हैं जो कि दर्शन को के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो ब्लाइंड फेथ कह लीजिए या मिसकॉन्सेप्शंस भी बहुत बार उसको आगे रखते हैं, चाहे उनके साथ आप पूर्व पक्ष कह लीजिए या डिस्कशन जो है वो करने को राजी नहीं है, राइट। तो मैं जो युवक हैं, जो यंग लोग हैं, राइट, और मेरी एक नई पुस्तक भी आई है द लॉजिक ऑफ ईश, मोतीलाल बनारसी दास के से प्रकाशित। तो उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो ब्लाइंड फेथ का विषय है, फेथ, विश्वास, राइट, ये बहुत ज़रूरी है एंड एट सम लेवल आते आते आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो अपने आप ही आएगी एक तरह से, बट यू नीड नॉट ओनली रिलाई ऑन दैट। वो आपका क्रच नहीं बन जाना चाहिए, राइट, क्योंकि वो आपको, आई एम सॉरी टू से, विकलांग बना देगा, राइट। क्योंकि भगवान या ईश्वर या रियलिटी ने नेवर नीडेड, नेवर वांटेड ब्लाइंड फेथ, राइट। कभी नहीं हुआ है, किसी को ज़रूरत नहीं है, भगवान को तो बिल्कुल ही नहीं है, राइट। सो द पॉइंट इज, व्हाई डोंट यू जस्ट रिगरसली फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, नृत्य हो, whatever helps you, right, to express, to understand, to digest and go ahead, right. तो एक क्वांटम फिजिसिस्ट आप जैसा शिव को कण में, कण में, हर तरंग में, in a way, right, I see the intelligence, the order, the consciousness, right. And J.C. Bose ने भी in a different way, he had, आचार्य जगदीश चंद्र बासु ने भी देखा था इस चीज़ को। मैं तो I will not compare myself to at all to him, but the point is कि it is a very comprehensive desire to understand this underlying order of things, right. And I would say we are the most scientific civilization possible.
वेदांत में वन ऑफ द थिंग्स आई एक्चुअली लाइक्ड अबाउट वेदांत, मैं जब रामकृष्ण मिशन से जुड़ा था, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ ब्लाइंड फेथ. इनफैक्ट जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण जी के पास आए थे, एंड इवन बिफोर दैट, आप शायद जानते ही उस कहानी के बारे में, वो एक ही चीज़ पूछते थे किसी भी गुरु के पास जाके, आपने भगवान देखा है और आप क्या मुझे भगवान दिखा सकते हो या नहीं? टू द पॉइंट, राइट? डिलीवरेबल्स क्या है बेसिकली, राइट? इससे पहले कि इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड करें, आप सभी दर्शक आपकी ये पुस्तक शिव से श्रोडिंगर, और इंग्लिश में पढ़नी है तो फ्रॉम शिवा टू श्रोडिंगर पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ अगर उनको पैरेलल्स को और एक्सप्लोर करना है या ओरिजिनल ग्रंथ में जाना है, या आप कुछ रिकमेंड करना चाहें कुछ ग्रंथ शैव दर्शन पे या किसी भी भारतीय दर्शन पे, इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड की भी कुछ वर्क्स हैं, तो आप दर्शकों को एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट जो है उसका सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मैं साइंस की दुनिया में भी देखता हूँ लोगों ने एक ही चीज़ को इतने अलग वेज में इंटरप्रेट करते करते, जैसे आइंस्टाइन के विषय में फोटोन का भी पार्टिकल या कॉर्पसल्स का जो एस्पेक्ट है, एंड इवन फोटोन जो शब्द भी है वो आइंस्टाइन ने यूज़ नहीं किया था. अच्छा, आइंस्टाइन ने 1926-27 आते आते फोटोन का शब्द का एक्चुअल में यूज़ शुरू हुआ, राइट? अब ये कितने लोग जानते हैं, राइट? ये क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जब तक 1926 के बाद में आइंस्टाइन के सारे वर्क्स में फोटोन शब्द को डाल दिया गया, राइट? पर अगर कोई जाके ओरिजिनल पेपर पढ़ता तो उसे वो वर्ड मिलता ही नहीं, राइट? सो साइंस में भी एंड दार्शनिक पर्सपेक्टिव में भी प्राइमरी टेक्स्ट ऑलवेज इज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो अगर आप त्रिक शैव दर्शन की बात करेंगे तो शिव सूत्र, राइट? आपके ईश्वर प्रत्याभिज्ञ कारिका, प्रत्याभिज्ञ हृदयम, फिर आपके ये जो स्पंद कारिका थोड़ा सा अलग है, बट उसमें भी आपको काफ़ी सारे पहलुएं मिलेंगी. एंड अगर आप साइंस की दुनिया में देखें तो बहुत सारे पुस्तकें तो है ही. आई मीन फेनमैन लेक्चर्स भी है, उसमें आइंस्टाइन के खुद के जो शोध कार्य है. और अगर आप ये दोनों का मिलन जो है इन दोनों क्षेत्रों का, तो फ्रिट्जॉफ कापरा का वो तो है ही, टाउ ऑफ फिजिक्स. पर मैं वही कहूँगा कि लोग बहुत बार पूछते हैं कि इसमें आपने अलग अलग चीज़ें क्या की हैं वहाँ से. एक तो मैंने पॉइंट्स आपको बताई हैं कॉन्सेप्चुअली क्या है, बट एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे अपने दार्शनिक पर्सपेक्टिव को प्राथमिकता दी है, उससे शुरुआत की है. तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि किस टर्म्स में आप चीज़ को अप्रोच कर रहे हो, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं आप आर्टिकुलेट जब भी कोई चीज़ करते हो, इट इज़ विद इन अ फ्रेमवर्क, एक किसी संदर्भ में, किसी ट्रेडिशन में आप कर रहे हो चीज़ को, राइट? तो और इसमें कोई गलत या सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. उसमें अगेन सत्य की खोज ही है, राइट? बट कहीं ना कहीं कलरिंग होता ही है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन एंड पर्सपेक्टिव का रहता ही है, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. उसके अलावा मैं कहूँगा कि आप जितना हो पाए ट्राई टू बी रिगरस, राइट? कोई भी चीज़ कोई बता रहा है उसके वजह से मानना नहीं है, राइट? ट्राई टू गो टू द टेक्सचुअल एविडेंसेस, द स्क्रिप्चुरल एविडेंसेस, अपने आप सोचिए उस पर. और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को भी, हाइजेनबर्ग की बात हम कर रहे थे, आपको जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. हाइजेनबर्ग ने जब थ्योरी दिया था, आपको पता है कैसे हुआ? उनका थ्योरी कैसे दिया उन्होंने? लोग कहेंगे शायद लाइब्रेरी में बैठ के घंटों दर घंटों काम करते करते मिला हो, ऐसा नहीं था. उनको उस समय हे फीवर बोल के एक उस समय की बीमारी हुआ करती थी, हे फीवर अभी भी है शायद, बट उस ज़माने में काफ़ी प्रॉब्लम था बिकॉज डायग्नोसिस इतना आसान नहीं था. तो हे फीवर में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वातावरण जो है, क्लीन एयर, अच्छा वातावरण वो चाहिए होता है. तो वो एक्चुअली जाके एक अटलांटिक या पैसिफिक में भूल रहा हूँ, एक आइलैंड है वहाँ पे, अच्छा, हेलीगोलैंड आइलैंड. तो वहाँ पे जाके वो वहाँ पे थे. एंड वो कहा जाता है, अब ये कितना सच है पता नहीं, बिकॉज इवन न्यूटन का जो एप्पल गिरा था सिर पे, ये भी इज अ डिबेटेबल थिंग. तो वो चल रहे थे वहाँ पे हेलीगोलैंड में, एंड वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोच रहे थे. तो उसमें उन्हें दिखा कि मैट्रिसेस जो है उसका अगर हम प्रयोग करते हैं क्वांटम के लिए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन. तो कहीं ना कहीं बहुत बार थिंग्स आर वेरी नॉन लीनियर. ये नहीं है कि आपको बैठ के सिर्फ पढ़ते ही रहना है, यू हैव टू. इसीलिए हमारे वहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे स्वाध्याय की बात होती है. स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसका उच्चारण करना नहीं है, उसको उस लेवल तक ले जाना है जहाँ पे चित्त चैतन्य की जहाँ पे लेवल है, वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होना चाहिए. कभी कभी तो ड्रीम्स में भी सॉल्व होना चाहिए, सबकॉन्शियस में भी होना चाहिए, राइट? तो वहाँ तक आपको ज़रूर ले जाना है जितना संभव. बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी. और इसके साथ साथ हाइपरक्वेस्ट की भी वीडियोस देख सकते हैं दर्शक, दर्शन और विज्ञान पर
हम लोग वीडियोस करते हैं और बहुत ही अच्छे आप जैसे अतिथियों के साथ हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि न केवल हम आधुनिक विज्ञान से सीखें बल्कि हम अपने भारतीय दर्शन की जो परंपरा है उससे जो इंसाइट्स हैं उनसे भी सीखकर जीवन को बेहतर आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के संदर्भ में जब हम युवक की बात करते हैं, जब और भी आपके जो दर्शक हैं, ये जो सामंजस्य है, ये जो ब्रिंग टुगेदर हम कहते हैं, बट इन अ प्रॉपर वे, ठीक तरीके से, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आमंत्रित। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।